डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2441 से 2450 तक। स्टोन फॉरेस्ट सिटी के अवामी इफ्तिताह ने कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में हलचल मचा दी थी। इलाके के बहुत से माहिर खिलाड़ी और टीमें अपने काम छोड़कर शहर की तरफ भागे थे। नतीजे के तौर पर शहर के दाखिली रास्ते के बाहर एक लंबी कतार लग गई थी। एक नज़र में कोई भी आसानी से 10,000 से ज्यादा खिलाड़ियों को कतार में खड़ा देख सकता था, और वक्त गुजरने के साथ साथ यह कतार बढ़ती ही जा रही थी। कतार में मौजूद बहुत से खिलाड़ी यहां कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में अफवाज़दा मुक़द्दस लेवलिंग ग्राउंड का मुशाहिदा करने आए थे, जबकि एक छोटी तादाद इस बात की तस्दीक का इंतजार कर रही थी कि आया स्टोन फॉरेस्ट सिटी वाकई आवाम के लिए खोल दिया गया है। अगरचे सिस्टम झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि ज़ीरो ओनग अपना शहर दोबारा बंद नहीं करेगा। बहरहाल स्टोन फॉरेस्ट सिटी बहुत ज्यादा फवाइद पेश करता था। जब भी ज़ीरो ओनग शहर के निजी मकानात के लिए लीजिंग की नीलामी मुनक़िद करता, मुख्तलिफ बड़ी ताकतों और अमीर खिलाड़ियों के दरमियान कशमकश शुरू हो जाती, और उसके नतीजे में हर घर फलक बोस रकम पर किराए पर दिया जाता। अगर ज़ीरो ओनग ने वाकई स्टोन फॉरेस्ट सिटी को आवाम के लिए खोल दिया होता तो खिलाड़ियों को शहर में दाखिल होने के लिए निजी मकानात किराए पर लेने पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता। जब तक वो दाखिला फीस अदा करते, वो शहर की दीवारों के अंदर आराम कर सकते थे, जिससे स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात की कीमत में नुमायां कमी वाक़ई हो जाती। जिन ताकतों के साथ ज़ीरो ओनग ने इत्तेहाद किया था, उन्होंने भी स्टोन फॉरेस्ट सिटी तक रसाई के लिए एक खास कीमत अदा की थी, और अब जबकि शहर आवाम के लिए खुला था, उन ताकतों को गिल्ड को अदायगी जारी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अहम बात यह है कि स्टोन फॉरेस्ट सिटी को आवाम के लिए खोलकर ज़ीरो ओनग अपनी लेवलिंग की बर्तरी को बाहर के लोगों के साथ बांट रहा होगा, जिससे गिल्ड की बर्तरी में बहुत कमी आएगी। लिहाजा शहर को दोबारा बंद करना ज़ीरो ओनग के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। ज़ीरो ओनग लालच में पागल हो गया है। ये शहर में दाखिल होने के लिए फीकस 10 चांदी वसूल कर रहा है। ये अमली तौर पर दिन दहाड़े डकैती है। एक 3 खातून करसमी नसर ने शिकायत की, जिससे तारीख हाला निकल रहा था। उसने माथे पर बिल डाले। वो दाखिला फीस जमा करने वाले 2 NPC नाइट को कत्ल करने के सिवा कुछ नहीं चाहती थी। आम गिल्ड शहर दाखिला फीस के तौर पर सिर्फ चंद दर्जन तांबे वसूल करते थे। यहां तक कि वो गिल्ड शहर जो लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों के करीब कायम किए गए थे, वो भी फीकस सिर्फ 2 चांदी वसूल करते थे। फिर भी स्टोन फॉरेस्ट सिटी इससे 5 गन्ना ज्यादा वसूल कर रहा था। अगरचे मौजूदा खिलाड़ी पहले ही बहुत आला लेवल्स तक पहुंच चुके थे और पैसा कमाने के मजीद ज़राए तलाश कर चुके थे, लेकिन उन्हें ज्यादा अखराजात भी बर्दाश्त करने पड़ते थे। खासतौर पर जब खिलाड़ी लेवल 100 से ज्यादा के मोनस्टर्स से लड़ते थे, तो उनके साजो सामान की पायदारी खतरनाक हद तक कम हो जाती थी, चाहे वो मुकम्मल तौर पर टॉप साजो सामान से लैस क्यों ना हो। नतीजे के तौर पर मुरम्मत की फीसें बहुत तकलीफ दे थीं। मजीद बरा खिलाड़ियों को ग्राइंडिंग के लिए दवाइयां और औजार खरीदने पड़ते थे। एक बार जब ये अखराजात मिन्हा कर लिए जाते, तो खिलाड़ी हर रोज सिर्फ थोड़ी सी तादाद में सके बचा सकते थे। फिलहाल यहां तक कि लेवल 102 के माहिरीन भी रोजाना सिर्फ 40 या 50 चांदी का खालिस मुनाफा कमाते थे, और वो भी सिर्फ रेंजड माहिरीन तक महदूद था। मेले माहिरीन खुशकिस्मत होते अगर वो रोजाना खालिस मुनाफा में 30 चांदी कमा लेते। जब तक खिलाड़ी इंतहाई खुशकिस्मत ना हों और कोई कीमती चीज़ या मवाद हासिल न कर लें, वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। अगरचे खिलाड़ी मवाद के लिए कम लेवल के मोनस्टर्स को मार सकते थे और ज्यादा पैसा कमा सकते थे, लेकिन ऐसा करना असल मकसद को पीछे छोड़ने के मुतरादिफ था। अगर मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के माहिरीन अपने आप को फ्रंट लाइन से हटा देते, तो वो जल्द ही पीछे रह जाते। उनका मुकाबला करना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल होता,
और उसके नतीजे में वो कुछ खुशकिस्मत मौके से भी महरूम हो सकते थे। लिहाजा फ्रंट लाइन खिलाड़ी चाहे कितने ही गरीब क्यों ना हों, वो सिर्फ थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए फ्रंट लाइन से दूर नहीं जाएंगे। इस वक्त खिलाड़ी सिर्फ शहर में दाखिल हो रहे थे, होटल के कमरे किराए पर नहीं ले रहे थे, फिर भी उन्हें फीकस 10 चांदी अदा करने पड़ रहे थे। अगर शहर हर खिलाड़ी से शहर में दाखिल होने के लिए इतना ज्यादा मुआवजा लेता है, तो वो हर 10 लाख खिलाड़ियों के बदले 1 लाख सोना कमाएगा। 1 लाख सोना। खेल के इस मरहले पर फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी एक दिन में इतना पैसा नहीं कमा सकते थे। यकीनन जीरो ओनग सिर्फ इसी सूरत में इतना कमाएगा जब रोजाना 10 लाख खिलाड़ी शहर का दौरा करे, लेकिन स्टोन फॉरेस्ट सिटी के पास जो फवाइद थे उनके साथ रोजाना 2 या 3 मिलियन ज़ायरीन को राग़िब करना मामूली बात होनी चाहिए। दूसरे लफ्जों में स्टोन फॉरेस्ट सिटी सिर्फ दाखिला फीस से रोजाना 2 या 3 लाख सोना पैदा कर सकता था। मजीद बड़ा, जैसे जैसे ज्यादा खिलाड़ी कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट का दौरा करेंगे, ये तादाद बढ़ती जाएगी। फ्लावर, अब कार्रवाई करने का वक्त नहीं है। शहर में दाखिल होना हमारी पहली तरजीह है, सटबर्न हार्ट ने अपने पास मौजूद खातून करसमी नस्र को याद दिलाया। एक बार जब सुपर पावर्स की मुश्तरका फौज पहुंच जाएगी तो तुम जितना चाहो हंगामा कर सकती हो। करसमी नस्र, फ्लावर रेन ने सटबर्न हार्ट को जिच कर दिया था। फ्लावर रेन पहले ही T3 तक पहुंच चुकी थी और 10 चांदी उसके पाए के माहिर के लिए मामूली बात थी। वो किसी भी बेतरतीब टीम में शामिल होकर कई दर्जन सोना कमा सकती थी, फिर भी वो 10 चांदी के सिक्कों के बारे में शिकायत कर रही थी। अगर इस ऑपरेशन के लिए ना होता तो सटबर्न हार्ट फ्लावर रेन जैसे आजाद माहिर को भर्ती ना करता। ताहम इसे तस्लीम करना पड़ा कि स्टोन फॉरेस्ट सिटी जाबिराना था। सिर्फ यहां मौजूद होने से शहर इतनी आमदनी कमा सकता था कि कई फर्स्ट रेट गिल्ड्स का गुजारा हो सके। पुरसुकून रहूं, मैं अपनी तरजीहात से वाकिफ हूं। इसके बावजूद मुझे मुआवजे में 50% ज्यादा चाहिए, फ्लावर रेन ने मुतालबा किया। इस हकीकत के बावजूद कि सटबर्न हार्ट ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के नंबर 1 डार्क गिल्ड का गिल्ड लीडर था, उसने इसे कोई इज्जत नहीं दिखाई। इसके बरक्स उसने ज्यादा कीमत का मुतालबा किया। जवाब में ग्रैम रैपर के कई T3 माहिरीन ने फ्लावर रेन को सर्द नजरों से देखा। ठीक है, जब तक तुम मुआहदे के मुताबिक अपनी डोमेन को बरकरार रख सकती हो, मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, सटबर्न हार्ट ने हामी भरते हुए कहा। दिलचस्प बात यह है कि वो जरा भी नाराज नजर नहीं आए। ताहम दूसरी बड़ी ताकतों के माहिरीन में से कोई भी हैरान नहीं हुआ। फ्लावर रेन ब्लैक ड्रैगन एम्पायर की वाहिद खिलाड़ी थी जिसके पास T3 डोमेन स्कल थी। वो एक मुस्तनद वाइड रेलिम माहिर भी थी, और जब वो अपनी डोमेन स्कल को फ़ाल करती थी तो सल्तनत के फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी इसके सामने बेबस हो जाते थे। यही वजह थी कि सटबर्न हार्ट ने फ्लावर रेन की मदद हासिल की थी। अगरचे इसकी टीम का हर रुकन T3 का माहिर था, लेकिन स्टोन फॉरेस्ट सिटी लेवल 115 से ज्यादा के T2 NPC नाइट्स से भरा हुआ था, जिनसे गुजरना एक चैलेंज होगा। लिहाजा उन्हें फ्लावर रेन की मदद की जरूरत थी। नाइट्स को दबाने के लिए T3 डोमेन स्कल के साथ NPCs को शिकस्त देना कोई मसला नहीं होगा। यहां तक कि अगर जीरो ओनग के T3 माहिरीन की एक बड़ी तादाद मैदान में शामिल हो जाए, तब भी वो अपना काम मुकम्मल करके सिटी लॉर्ड के मैंशन पर कब्जा कर सकते थे। एक बार जब सटबर्न हार्ट इसकी कीमत पर राजी हो गया तो फ्लावर रेन ने वक्त ज़ाय करना बंद कर दिया और T2 नाइट को अपने 10 चांदी दे दिए। जैसे ही फ्लावर रेन शहर में दाखिल हुई, सटबर्न हार्ट के पास मौजूद एक T3 बरसकर बोला, बास, वो 50% है। अगर आप उसे इतना देंगे तो हमारे पास मुनाफा नुमाया तौर पर कम होगा। ये ठीक है। जब तक 9 ड्रैगन एम्परर के स्टार लिंक के साथ मुज़ाकरात कामयाब रहते हैं और हम सिटी लॉर्ड के मैंशन पर कब्जा करने वाला पहला ग्रुप बन जाते हैं, हम मजीद के लिए बातचीत कर सकते हैं। स्टोन फॉरेस्ट सिटी हमारे कंट्रोल में होने के बाद 9 ड्रैगन एम्परर और स्टार लिंक हमारे मुतालिबात को मुस्तरद नहीं कर सकेंगे, सटबर्न हार्ट ने अपने पीछे खिलाड़ियों की लंबी कतार को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वो काफी अरसे से जानता था कि स्टोन फॉरेस्ट सिटी सोने की कान है, लेकिन इसे खुद देखने के बाद इसे एहसास हुआ कि इसका तसव्वुर कितना महदूद था। ये सोने की कान कैसे थी? ये तो बुनियादी तौर पर हीरे की कान थी। शहर सिर्फ दाखिला फीस में 3 लाख से ज्यादा सोना जमा कर सकता था। एक बार जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स कब्जा कर लेंगी तो एक छोटा सा हिस्सा भी ग्रैम रैपर को बहुत फायदा पहुंचाएगा। दूसरी ताकतों के T3 माहिरीन भी वैसा ही सोचने पर मजबूर हो गए जब उन्होंने भूखी नजरों से स्टोन फॉरेस्ट सिटी को देखा।
इसके साथ ही उन्होंने जीरो ओनग के लिए अपनी नफरत को बढ़ते हुए महसूस किया। आमतौर पर उनके गिल्ड्स को मामूल से चंद हजार सूना ज्यादा कमाने के लिए बहुत तगो-दो करनी पड़ती थी, लेकिन पुश्तपनाही की कमी और 1 साल से भी कम की मुख्तसर तारीख के बावजूद जीरो ओनग उनके गिल्ड्स के ख्वाबों से भी ज्यादा आमदनी कमा रहा था। मजीद बरा, जीरो ओनग ने उंगली उठाए बगैर इतना कुछ कमा लिया। ठीक है, चुल्लू अंदर चलते हैं, सकबर्न हॉट ने हुक्म दिया, क्योंकि इसके पीछे मौजूद खिलाड़ियों ने उनकी टीम को आगे बढ़ने पर उकसाया। सकबर्न हॉट और उसकी टीम ने फिर अपनी दाखिला फीस अदा की और स्टोन फॉरेस्ट सिटी में दाखिल हो गए। ताहम जैसे ही उन्होंने शहर की दहलीज पार की, उन्होंने फ्लावर रेन को सड़क के बीचों बीच एक बुत की तरह साकित खड़ा पाया। फ्लावर, क्या बात है? सकबर्न हॉट ने पूछा। ताहम जब वो इसके पास पहुंचा तो वो भी दंग रह गया। जब इसने अपने सामने एनपीसी नाइट्स की 2 कतारें देखें तो उसके तासुरात खौफ में बदल गए। 3 ये कैसे मुमकिन है? चैप्टर 2442 खौफनाक शहर। गिल्ड लीडर हॉट। सकबर्न हॉट के अल्फाज और उसके बाद के तवक्कुफ ने इसके पीछे मौजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के 3 माहिरीन को उलझन में डाल दिया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उसे किस चीज ने रोक दिया है। तो क्या हुआ अगर गेट पर 3 एनपीसी पहरा दे रहा था? क्या ये वाकई इतना बड़ा मसला था? फिलहाल हर गिल्ड शहर में बतौर गार्ड चंद 3 एनपीसीज मौजूद थे। 3 एनपीसीज बहुत ताकतवर और 3 खिलाड़ियों के खिलाफ 1-on-1 में अमली तौर पर नाकाबिल शिकस्त हो सकते हैं, लेकिन अगर दर्जनों 3 माहिरीन मिलकर काम करे तो वो लेवल 100 के मीथक बासिस को भी गिरा सकते हैं। 3 एनपीसीज का तो जिक्र ही किया है। ताहम जब मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के 3 माहिरीन सकबर्न हॉट के पास पहुंचे तो वो भी दंग रह गए। क्या हो रहा है? इतने सारे 3 एनपीसीज क्यों हैं? 203 नाइट्स सड़क के आखिर में 2 साफ कतारों में खड़े थे। सब ने पिच ब्लैक बख्तर पहना हुआ था और नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर हाले फैला रहे थे। सबसे आगे मौजूद 3 नाइट कैप्टन से इतना ताकतवर हाला निकल रहा था कि खिलाड़ियों का दम घुटने लगा। जिस लम्हे ये 3 माहिरीन नमूदार हुए, नाइट्स फौरन उनकी तरफ मुड़े। एनपीसीज की छेदने वाली नजरों ने माहिरीन की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ा दी। वो बिलावजा हमला नहीं करेंगे, ठीक है? एक 3 इस असन ने घबराहट में सरगोशी की। हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। उनकी टीम में तकरीबन 103 माहिरीन थे और वो एक ऐसी ताकत थी जो गार्ड्स डोमेन की सुपर पावर्स को भी खतरे में डाल सकती थी, लेकिन वो 203 एनपीसीज के सामने कुछ भी नहीं थे। वो नाइट्स जल्दी और आसानी से इनमें से हर एक को नीस्तो नाबूद कर सकते थे। जैसे ही मुख्तलिफ बड़ी ताकतों की बेचैनी बढ़ी, किसी ने उन पर चीख कर कहा, तुम वहां सिर्फ खड़े क्यों हो? ये शहर का दाखिली रास्ता है। खिलाड़ियों को यहां आवारागर्दी करने की इजाजत नहीं है। इस आवाज ने सकबर्न हॉट और उसके साथियों को उनकी हैरत से झंझोड़ दिया और वो उन पर चीखने वाले खिलाड़ी की तरफ मुड़े। वो सब जानना चाहते थे कि कौन इतना दलेर होगा। उन्होंने जीरो ओनग का गिल्ड एम्बलम पहने हुए एक लेवल 102 बरसरिकर को देखा। इन जैसे 3 माहिरीन को 2 बरसरिकर को तबाह करने में कोई मसला नहीं होगा। और फिर भी सकबर्न हॉट और उसकी टीम की कातिलाना नियत को महसूस करने के बावजूद 2 बरसरिकर पीछे नहीं हटा। वो असल में मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम यहां लड़ाई शुरू करना चाहते हो? जिस लम्हे बरसरिकर ने ये पूछा, 3 नाइट्स ने अपने हथियार निकाल लिए और सकबर्न हॉट के ग्रुप की हर हरकत का बगौर जायजा लेने लगे। ऐसा करते हुए उनके हाले की शिद्दत दुगनी से भी ज्यादा हो गई। ये छोकरा, एक 3 रेंजर जिससे शदीद खून की प्यास निकल रही थी, अपने दांत पीसते हुए मगरूर 2 बरसरिकर को घूरने लगा। ताहम जब रेंजर ने 3 नाइट्स को तैयार होते देखा तो उसका सर चकरा गया। अगर हम कहीं और होते तो मैं इसे सबक सिखाता। एक डॉट प्लेयर के तौर पर उसने मैदानों में बहुत से माहिरीन को मारा था, जिनमें फर्स्ट रेट गिल्ड्स के कई दर्जन पैक माहिरीन भी शामिल थे। इसकी ताकत के साथ यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स को भी एहतियात से चलना पड़ता था। और फिर भी जीरो ओनग के एक 2 बरसरिकर ने उसे हिकारत से देखने की हिम्मत की। ये तौहीन आमेज था। ठीक है, काफी है, चलो अंदर चलते हैं। ये लड़ाई की जगह नहीं है। सकबर्न हॉट ने रेंजर को नरमी से खबरदार किया। इसकी नजरें 3 नाइट्स पर जिमी हुई थीं। उनके पास तकरीबन 103 माहिरीन थे, लेकिन अगर वो उन नाइट्स से लड़ाई मोल लेते
तो एनपीसीज 1 मिनट से भी कम वक्त में उन्हें नीस्तो नाबूद कर देते। वो हाल ही में T3 तक पहुंचे थे, जबकि T3 एनपीसीज हथियारों, साजो सामान और T3 स्किल्स और स्पील्स में उनसे कहीं बेहतर थे। ऐसा लगता है कि तुम लोग बहरहाल बेवकूफ हो। याद रखो, ये जगह स्टोन फॉरेस्ट सिटी है। ये तुम्हारी शरारतों की जगह नहीं है, जीरो ओनग के बरसरिकर ने इत्मीनान से सर हिलाते हुए कहा जब सटबर्न हार्ट फरमाबरदारी से अपनी टीम को शहर में ले गया। कमाल है, जीरो ओनग का पेट्रोल मेंबर कितना जबरदस्त है। उसने T3 माहिरीन को डांटने की हिम्मत भी की। ऐसा लगता है कि स्टोन फॉरेस्ट सिटी एक अलग दुनिया है। अगर ऐसा किसी दूसरे गिल्ड शहर में हुआ होता तो वो बरसरिकर T3 माहिरीन के साथ इतनी बेइज्जती से पेश आने पर मर चुका होता। यकीनन स्टोन फॉरेस्ट सिटी मुख्तलिफ है। क्या तुम उन T3 एनपीसीज को नहीं देख रहे? अगर उन T3 माहिरीन ने हमला किया होता तो उनमें से कोई भी शहर से जिंदा बाहर ना निकल पाता। ऐसा लगता है कि हमें स्टोन फॉरेस्ट सिटी में T3 बदमाशों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टोन फॉरेस्ट सिटी में नए आने वाले T2 माहिरीन जीरो ओनग के T2 बरसरिकर को सटबर्न हार्ट के ग्रुप को डांटते हुए देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्टोन फॉरेस्ट सिटी इतना महफूज होगा। T2 खिलाड़ियों को दूसरे गिल्ड शहरों और ज्यादातर एनपीसी शहरों में T3 माहिरीन के गिर्द इंतहाई मोहतात रहना पड़ता था। गलती से T3 माहिर को उकसाना उनकी किस्मत पर महर लगा देता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने शहर के बीचों बीच ऐसा किया है। ताहम स्टोन फॉरेस्ट सिटी में T3 माहिरीन इतने गुरूर से काम नहीं ले सकते थे। उन्हें शहर के कवानीन पर अमल करना होगा। खेल के इस मरहले पर स्टोन फॉरेस्ट सिटी गालिबन गार्ड्स डोमेन का वाहिद गिल्ड शहर था जिसमें इतनी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी थी। इस वाक़ये ने बहुत से T2 खिलाड़ियों को शहर के बारे में ज्यादा पुरुम्मीद नजरिया दिया। इनमें से बहुत से लोगों ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी को अपना नया घर बनाने और उसके गिर्द अपनी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने पर भी गौर किया। बहरहाल, कोई भी गैर महफूज जगह पर रहना और तरक्की करना नहीं चाहता था, मुसलसल इस फिक्र में रहना कि जो भी खजाना उन्होंने हासिल किया है वो खो न जाए। जीरो ओनग यकीनन जानता है कि बर्तरी कैसे हासिल करनी है। उसने लोगों को हैरान करने के लिए गेट पर 200 T3 एनपीसीज तैनात किए हैं। उसने हमें T3 खिलाड़ियों को एक प्रोमोशनल टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। फ्लावर रेन गुरई जब इसने शहर के दरवाजों के पास T3 नाइट्स को पीछे मोड़ कर देखा, फिर वो सटबर्न हार्ट की तरफ मोड़ी, तल्खी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि हमारे मंसूबे नाकाम हो गए हैं, गिल्ड लीडर हार्ट। शहर के गेट पर इतने सारे T3 एनपीसीज तैनात करके जीरो ओनग ने बुनियादी तौर पर उन जैसे T3 खिलाड़ियों को शहर में बदतमीजी करने से खबरदार किया था और वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। वो 200 T3 एनपीसीज थे जिनके बारे में वो बात कर रहे थे। यहां तक कि 1000 T3 माहिरीन के पास भी ऐसी ताकत के खिलाफ कोई मौका नहीं था। ये जरूरी नहीं कि सच हो। ये 200 T3 नाइट्स काफी खौफनाक हैं, लेकिन सुपर पावर्स की मुश्तरका फौज में कई हजार T3 माहिरीन हैं। महज 200 T3 एनपीसीज इस ताकत को नहीं रोक सकते, सटबर्न हार्ट ने तंज करते हुए कहा। एक बार जब फौज मुहासरा शुरू कर देगी तो जीरो ओनग शहर के दिफा के लिए अपने T3 एनपीसीज भेजेगा। हम इस मौका को सिटी लॉर्ड के मैंशन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सही है। यहां तक कि अगर जीरो ओनग मैंशन के दिफा के लिए T3 एनपीसीज भेजता है तो वो ज्यादा नहीं भेजेगा। हमारे पास अब भी एक मौका है। सटबर्न हार्ट के गिर्द मौजूद कई फर्स्ट रेट गिल्ड लीडर्स ने सर हिलाया। चूंकि हर कोई सोचता है कि मंसूबा अब भी काबिल अमल है, तो आइए सिटी लॉर्ड के मैंशन की जासूसी करते हैं। एक बार जब फौज पहुंच जाएगी तो हम अपनी चाल चल सकते हैं, सटबर्न हार्ट ने कहा। 200 T3 नाइट्स को देखने के बाद भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ऐसा दूसरा मौका नहीं मिलेगा। चाहे जीरो ओनग उसकी तवक्को से ज्यादा ताकतवर हो, वो मुख्तलिफ सुपर पावर्स की मुश्तरका ताकत को नहीं रोक सकता था। अपनी बहस खत्म होने के बाद सटबर्न हार्ट और उसके साथियों ने सिटी लॉर्ड के मैंशन की तरफ अपना रास्ता बनाया। ताहम शहर में दाखिल होते वक्त उन्होंने जो सदमा और बेचैनी महसूस की थी वो मैंशन के रास्ते में बढ़ती ही गई। उन्होंने मुसलसल पेट्रोलिंग स्क्वाड्स देखे जिनकी क़ियादत मजीद T3 एनपीसीज कर रहे थे। ये पेट्रोलिंग स्क्वाड्स ज्यादा बड़े नहीं हो सकते थे। 12 रुकनी स्क्वाड्स में सिर्फ 3 T3 नाइट्स थे, लेकिन उनका सामना 30 से ज्यादा पेट्रोलिंग स्क्वाड्स से हुआ था। एक बार जब वो सिटी लॉर्ड के मैंशन पहुंचे तो सटबर्न हार्ट
और उसकी टीम मुकम्मल मायूसी का शिकार हो गई। उन्होंने सिटी लॉर्ड के मैंशन और आसपास के इलाके की हिफाजत करने वाले मजीद 203 नाइट्स पाए। मजीद बरआं, पेट्रोलिंग की क़ियादत करने वाले कई 3 नाइट्स इस 3 नाइट कैप्टन से कमज़ोर नहीं थे जिसे उन्होंने शहर के गेट पर देखा था। गिल्ड लीडर, क्या हम अब भी मंसूबे पर अमल कर रहे हैं? एक 3 इस हसन ने पूछा जब उसने सटबर्न हॉट की दंग रह जाने वाली शक्ल देखी। क्या तुम बेवकूफ़ हो? 9 ड्रैगन एम्परर से कहो कि वो जो चाहे करे, लेकिन ग्रैम रैपर बाहर है, सटबर्न हॉट ने आंखें घुमाते हुए झिंझलाकर कहा। स्टोन फॉरेस्ट सिटी में 500 से ज्यादा 3 एनपीसीज और 200 से ज्यादा हाई लेवल 2 एनपीसीज थे। वो ऐसी ताकत का मुकाबला कैसे कर सकते थे? चैप्टर 2443 नाकाबिल तस्खीर 0 ओनग। डार्क नाइट एम्पायर, डार्क नाइट सिटी। स्टार लिंक की रहाइशगाह, जिसे खुशहाल और मुतहर्रिक होना चाहिए था, गैर मामूली तौर पर खामोश थी। स्टार लिंक के माहिरीन की एक बड़ी तादाद गिल्ड हॉल के बाहर पहरा दे रही थी। इनमें 3 माहिरीन भी शामिल थे। गिल्ड हॉल में गिल्ड के अरकान को भी जाने की इजाजत नहीं थी, बाहर वालों का तो जिक्र ही किया है। ये सिक्योरिटी की एक बेमिसाल सतह थी। इस वक्त गिल्ड हॉल में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, लो ज़नगुल्लू, 9 ड्रैगन एम्परर और एक नामालूम खिलाड़ी जिसने लिबादा पहना हुआ था। चूंकि ग्रुप के तीसरे रुकन ने ब्लैक कल्विक से अपनी शनाख्त छपाई थी, इसलिए यह बताना भी नामुमकिन था कि खिलाड़ी मर्द है या औरत। 9 ड्रैगन एम्परर न सिर्फ ऐसी अहम मीटिंग के दौरान तीसरे रुकन के छुपने पर नाखुश था, बल्कि वो इस बात से भी हैरान था कि लो ज़नगुल्लू उनकी पार्टी के तीसरे रुकन के साथ कितने एहतराम से पेश आ रहा था। लो ज़नगुल्लू स्टार लिंक की क़ियादत कर रहा था, एक ऐसा गिल्ड जिसके पास बैक वक्त दोनों अहम बर्रे आज़मों पर तरक्की करने की ताकत थी। अगरचे स्टार लिंक सपर गिल्ड जितना ताकतवर नहीं था, लेकिन इसमें आम सपर गिल्ड से भी ज्यादा सलाहियत थी। और फिर भी लो ज़नगुल्लू किसी को अपने ऊपर हुक्मरानी करने दे रहा था। ये नाकाबिल यकीन था। अब जबकि हमने अपनी बहस खत्म कर ली है, क्या आपकी तरफ से कोई मसला है? लो ज़नगुल्लू ने 9 ड्रैगन एम्परर से पूछा। कोई नहीं। वो लोग अब तक स्टोन फॉरेस्ट सिटी के अंदर होने चाहिए। एक बार जब मुश्तरका फौज स्टोन फॉरेस्ट सिटी का मुहासरा कर लेगी, तो वो सिटी लॉर्ड के मैंशन को महफूज बनाने के लिए अपना सब कुछ इस्तेमाल करेंगे। एक बार जब वो अपना काम कर लेंगे, तो हमारे इत्तेहाद को मुख्तलिफ सपर पावर्स के साथ मुज़ाकरात में बरतरी हासिल होगी। 9 ड्रैगन एम्परर ने एतिमाद से जवाब दिया। स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर कब्जा करने और अनमोल शहजादी को उसके तख्त से गिराने के लिए 9 ड्रैगन एम्परर ने इस आने वाले ऑपरेशन में बहुत ज्यादा सरमायाकारी की थी। उसने ब्लैक ड्रैगन एम्पायर की डार्क फोर्सेस को बड़ी रियायतें भी दी थीं और तकरीबन 103 माहिरीन को इकट्ठा किया था। उसने माहिरीन की मुकम्मल जांच पड़ताल की थी, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो किसी भी तरह से दूसरी सपर पावर्स से मुंसलिक ना हो। इसके साथ इसे स्टोन फॉरेस्ट सिटी के बाहर 0 ओनग के ग्रुप को रोकने के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। 0 ओनग के मुख्तलिफ सपर पावर्स के साथ ताल्लुकात काफी कशीदा थे। बहरहाल, अगर गिल्ड गैर इत्तेहादी सपर पावर्स के अरकान के दाखिले से इनकार कर दे तो किसी को हैरत नहीं होगी। ताहम 0 ओनग अवामी हिमायत खो देगा अगर उसने उन 3 माहिरीन को शहर में दाखिल होने की इजाजत ना दी जो मुख्तलिफ सपर पावर्स से वाबस्ता नहीं थे। ऐसा करने से ये मुख्तलिफ आम ताकतों के 3 माहिरीन और आज़ाद 3 माहिरीन को परेशान कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो गिल्ड की सूरत हाल मजीद नाजुक हो जाएगी। इसे न सिर्फ मुख्तलिफ सपर पावर्स का सामना करना पड़ेगा, बल्कि इसे गेम की आम ताकतों और आज़ाद माहिरीन के बारे में भी फिक्र करनी पड़ेगी। जैसे ही 9 ड्रैगन एम्परर ने अपना बयान खत्म किया, उसके पास मौजूद पुरस्रार खिलाड़ी को एक पैगाम मौसूल हुआ। 9 ड्रैगन एम्परर ने पुरस्रार शख्स के माहौल को बदलते हुए देखा जब इसने इसे पढ़ा। अगरचे वो पुरस्रार शख्स की शक्ल नहीं देख सकता था, लेकिन वो एक पैक माहिर के तौर पर किसी की जज्बाती तब्दीलियों को महसूस करने के काबिल था। ड्रैकन पवेलियन मास्टर, अपने इसके लिए सख्त मेहनत की है, लेकिन मुझे डर है कि स्टार लिंक ऑपरेशन से दस्तबरदार हो रहा है। पुरस्रार शख्स ने लो ज़नगुल्लू के साथ सूरत हाल पर बहस करने की जहमत किए बगैर ऐलान किया। तुम्हारा क्या मतलब है? इस ऐलान ने 9 ड्रैगन एम्परर को उलझन में डाल दिया। क्या तुमने स्टोन फॉरेस्ट सिटी से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है? वो पहले ही स्टोन फॉरेस्ट सिटी के मुनाफा को मुनक़ते करने की बुनियाद रख चुके थे। वो सिर्फ मुख्तलिफ सपर पावर्स की मुश्तरका फौज के शहर के मुहासरे का इंतजार कर रहे थे। फिर भी इस पुरस्रार शख्स ने अचानक फैसला कर लिया था कि स्टार लिंक लड़ाई से बाहर रहेगा।
یہ لبادہ پوش کھلاڑی ضرور اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس اعلان نے لو زنگلو کو بھی حیران کر دیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ پراسرار شخص نے سٹون فارسٹ سٹی جیسی سونے کی کان کو محفوظ بنانے کا موقع کیوں گنوا دیا۔ نہیں، مجھے صرف اس آپریشن کی کامیابی کے امکانات پر شک ہے، پراسرار شخص نے سر ہلاتے ہوئے وضاحت کی۔ یہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ میں تسلیم کرتا ہوں کہ زیرو اونگ بہت مضبوط ہے، لیکن یہ مختلف سپر پاورز کی مشترکہ فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بار جب میرے لوگ سٹی لارڈ کے مینشن کو محفوظ کر لیں گے تو سٹون فارسٹ سٹی ہمارا ہوگا۔ نائن ڈریگن ایمپرر غصے سے غا۔ اگر سٹار لنک دستبردار ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تو مجھے دوسری سپر پاورز کے ساتھ اتحاد کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ تم اپنے فیصلے پر پچھتاؤ نہ۔ پچھتاوا؟ پراسرار شخص ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک نیا پارٹنر مل سکتا ہے ڈریکن پویلین ماسٹر، تو بلا جھجک ڈھونڈ لیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ گارڈز ڈومین میں کوئی بھی سپر پاور آپ کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہے گی۔ تم؟ جیسے ہی نائن ڈریگن ایمپرر بحث کرنے والا تھا، اسے مارشل ڈریگن کا پیغام ملا۔ پیغام سادہ تھا، سٹبرن ہارٹ اور دوسروں نے اپنی شراکت داری ختم کر دی ہے۔ نائن ڈریگن ایمپرر صرف پیغام کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ آخر ہوا کیا تھا؟ جیسے ہی سٹار لنک نے اپنے اتحاد سے دستبرداری اختیار کی، سٹبرن ہارٹ کے گروپ نے اسے اسی بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ کیا زیرو اونگ اتنا آسمان چھوتا ہوا طاقتور تھا کہ اس نے دونوں گروپوں کو خرید لیا تھا؟ نائن ڈریگن ایمپرر اچانک ہونے والی اس تبدیلی کی کوئی دوسری وضاحت نہیں سوچ سکتا تھا۔ سٹون فارسٹ سٹی پر قبضہ کرنے کا یہ ایک بہترین موقع تھا۔ کوئی ایسی لالچ کو کیوں نظر انداز کرے گا؟ زیادہ نہ سوچیں۔ ہمارے اس آپریشن کے خلاف فیصلے کی وجہ سادہ ہے، گویا پراسرار شخص نے نائن ڈریگن ایمپرر کا ذہن پڑھ لیا ہو۔ انہوں نے سکون سے بات جاری رکھی، گارڈز ڈومین میں کوئی بھی طاقت سٹون فارسٹ سٹی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نائن ڈریگن ایمپرر نے فطری طور پر اس خیال کو مسترد کر دیا، چاہے بلیک فولیم اور سیکرٹ پویلین شہر کی حفاظت کر رہے ہوں، وہ کئی ہزار تین ماہرین کو نہیں روک سکتے۔ لیکن کیا ہوگا اگر شہر کی حفاظت 503 این پی سیز کر رہے ہوں؟ پراسرار شخص نے پوچھا۔ 503 این پی سیز؟ یہ ناممکن۔ زیرو اونگ کے پاس اتنے سارے 13 این پی سیز کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ ریاستوں کے دارالحکومتوں کی حفاظت بھی اتنے زیادہ 13 این پی سیز نہیں کرتے۔ نائن ڈریگن ایمپرر چلایا۔ اب اسے یقین تھا کہ یہ پراسرار کھلاڑی اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو خود دیکھ لیں، پراسرار شخص نے کہا، اور انہوں نے نائن ڈریگن ایمپرر کو سٹون فارسٹ سٹی کے اندر کی ایک ریکارڈنگ بھیجی۔ جب تک نائن ڈریگن ایمپرر نے ویڈیو ختم کی، وہ دنگ رہ گیا۔ ریکارڈنگ میں 2 حصے شامل تھے۔ پہلے حصے میں سٹون فارسٹ سٹی کے داخلی راستے پر پہرا دینے والے 203 این پی سیز دکھائے گئے تھے، جبکہ دوسرے حصے میں سٹی لارڈ کے مینشن کے گرد گشت کرنے والے 203 این پی سیز دکھائے گئے تھے۔ اگرچہ وہ وہاں خود موجود نہیں تھا، نائن ڈریگن ایمپرر این پی سیز کے ناقابل یقین دباؤ کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ نائٹس کئی ہزار 13 ماہرین کی فوج کو بھی ختم کر سکتے تھے۔ دریں اثنا، خبر تیزی سے مختلف سپر پاورز تک پہنچ گئی، بشمول ٹوائی لائٹ سٹی کے ڈریگن فینکس پویلین تک۔ ایک گلڈ شہر جس کی حفاظت 500 سے زیادہ 13 این پی سیز کر رہے ہیں۔ کیا گلڈ لیڈر بلیک فولیم کچھ زیادہ ہی متاثر کن نہیں ہے؟ اب سٹون فارسٹ سٹی پر حملہ کرنے کی ہمت کون کرے گا؟ بلو فینکس کا جبڑا گر گیا جب اس نے سٹون فارسٹ سٹی کے نائٹس کے بارے میں سنا۔ این پی سی ریاست کی فوج بھی 503 این پی سیز کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ انہیں 12 عنصری ستونوں کو ظاہر کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مختلف سپر پاورز کو اپنی اگلی چال پر احتیاط سے غور کرنا ہوگا۔ اگر وہ جلد بازی میں کام کریں گے تو وہ مقابلے سے باہر ہونے والے اگلے ہوں گے، انمول شہزادی نے کہا، اپنے ماتحت کی رپورٹ پڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ زیرو اونگ نہ صرف 12 عنصری ستونوں کا مالک تھا، بلکہ اس نے ایڈوانسڈ اینشنٹ بیریئر اسکرولز کی حفاظت کے لیے کافی مضبوط ثابت کیا تھا۔ آج تک مشرقی بر اعظم کی جمود کی صورتحال میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی۔ جیسے ہی انمول شہزادی زیرو اونگ کی بنیادوں پر حیران ہوئی، ایک 13 اسسن نے اس کے دفتر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کمرے میں داخل ہوا۔ اس اسن نے پھر اطلاع دی، فینکس پویلین ماسٹر، گریٹ پویلین ماسٹر ایک اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے آپ کی موجودگی کی درخواست کرتے ہیں۔
चैप्टर 2444 ताकत फैलती है। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, खिलाड़ी व्हाइट रिवर सिटी की सड़कों पर उमड़ आए। कुछ खिलाड़ियों ने सड़कों पर स्टॉल लगाने देखने का इंतखाब किया और कुछ दोस्तों से मिलने के लिए बार्स और रिसत तुरंगे। हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहा था। सिर्फ एक चीज आज मुख्तलिफ थी कि शहर में अमली तौर पर हर कोई एक ही मौजू पर बहस कर रहा था, स्टोन फॉरेस्ट सिटी। अरे, क्या तुमने सुना है? स्टोन फॉरेस्ट सिटी में असल में 500 से ज्यादा 13 NPCs इसकी हिफाजत कर रहे हैं। एक लेवल 101 गार्डियन नाइट ने बार में बियर का गिलास पीते हुए अपने पास बैठे साथी से कहा। ये कौन नहीं जानता? शहर की अंदरूनी सूरत-ए-हाल दिखाने वाली वीडियो काफी अरसे से ऑफिशियल फोरम्स पर वायरल हो चुकी है। एक लेवल 102 एलिमेंटलिस्ट ने गार्डियन नाइट पर आंखें घुमाते हुए जवाब दिया, ही, मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। लेवल 101 गार्डियन नाइट ने हाथ हिलाते हुए कहा, मेरा एक अच्छा दोस्त है जो एक सुपर पावर का बुनियादी रुकन बनने में कामयाब हो गया है और उसने मुझे एक दिलचस्प राज बताया है। असल में सुपर पावर स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर मुश्तरका हमले की मंसूबाबंदी कर रही थी। ताहम उन 3 NPCs की वजह से इन सब ने इस कोशिश को तर्क करने का फैसला किया। अब इनमें से कुछ सुपर पावर्स जीरो ओनग के साथ शिराकतदारी के बारे में भी सोच रही है। अगरचे मौजूदा जीरो ओनग बहुत से पहलुओं में असल सुपर पावर्स के बराबर नहीं है, लेकिन स्टोन फॉरेस्ट सिटी के फवाइद की वजह से कुछ सुपर पावर्स पहले ही जीरो ओनग को एक सुपर पावर के तौर पर तस्लीम कर रही है। अगर जीरो ओनग वाकई इस वाकये के बाद पार्टनर्स के तौर पर चंद मजीद सुपर पावर्स हासिल कर लेता है, तो मुझे यकीन है कि उसे गार्ड्स डोमेन में असल सुपर पावर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरे दोस्त ने यह भी कहा कि अब जीरो ओनग में शामिल होने का अच्छा वक्त है। अगर हम जीरो ओनग के असल सुपर पावर बनने तक इंतजार करेंगे तो इस वक्त शामिल होना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मेरा दोस्त अपने गिल्ड से दस्तबरदार होने का इरादा रखता है और उसने मुझे अपने साथ जीरो ओनग में शामिल होने की दावत दी है। इस मामले पर कुछ सोचने के बाद मैंने इसके साथ जाने का फैसला किया है। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? तुम्हारी ताकत के साथ एक बार जब हम जीरो ओनग में शामिल हो जाएंगे तो हमें वहां यकीनन बहुत अच्छा वक्त मिलेगा। हम जीरो ओनग के मैन फोर्स मेंबरों में से एक भी बन सकते हैं। वाकई? लेवल 102 एलिमेंटलिस्ट ने पूछा। इस वक्त इस एलिमेंटलिस्ट को तो छोड़ी, बार के अंदर मौजूद दूसरे माहिरीन भी जिन्होंने गार्डियन नाइट की बातें सुनी थीं, वो भी इस पेशकश से मुतासिर हुए। किसी सुपर पावर में शामिल होने की शराइत इंतहाई सख्त थीं और सुपर पावर में ओहदों पर फाइज होने की शराइत मजीद सख्त थीं। मजीद बरआं, मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने आम तौर पर अपने अहम ओहदे पहले ही खास लोगों के लिए मखसूस कर रखे थे। यहां तक कि अगर खिलाड़ियों के पास किसी खास ओहदे के लिए मतलूबा ताकत और हुनर होता, तब भी उन्हें इस ओहदे पर तरक्की पाने का मौका नहीं मिलता था। ताहम जीरो ओनग के लिए ये एक अलग कहानी थी। अगरचे जीरो ओनग अभी तक सुपर पावर नहीं था, लेकिन इसे पहले ही बहुत सी सुपर पावर्स की पहचान मिल चुकी थी। स्टोन फॉरेस्ट सिटी के फराहम करदा बड़े फवाइद के साथ ये सिर्फ वक्त की बात थी कि गिल्ड एक सुपर पावर बन जाए। दूसरे लफ्जों में, जीरो ओनग का असर और रसूख मुस्तकबिल में अब भी तेजी से फैलेगा। बहरहाल, जीरो ओनग के पास इस वक्त जितना इलाका था वो सिर्फ फर्स्ट रेट गिल्ड्स के मैयार पर था। मुस्तकबिल में भरने के लिए बहुत से खाली ओहदे होंगे। अब इन जैसे आज़ाद माहिरीन के लिए जीरो ओनग में शामिल होने का बेहतरीन वक्त था। यकीनन, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मेरे दोस्त के मुताबिक काफी सुपर पावर्स ने पहले ही शिराकतदारी के लिए बातचीत करने के लिए नुमाइंदे भेजे हैं। एक बार जब असल मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे तो ये खबर छुपाना नामुमकिन हो जाएगा। जबकि ज्यादा खिलाड़ी इस मामले के बारे में नहीं जानते, हमें जीरो ओनग में शामिल होने के लिए इस मौका का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम खुशकिस्मत रहे तो हमें बराह रास्त एक अच्छी टीम में शामिल किया जा सकता है, लेवल 101 गार्डियन नाइट ने संजीदगी से कहा। सच तो यह है कि अगर हमारे करीबी ताल्लुकात ना होते और तुम काफी मजबूत ना होते तो मैं तुमसे अपने साथ आने को न कहता। जीरो ओनग के भर्ती के मैयार हमेशा बहुत ज्यादा रहे थे। बुनियादी रुकन बनने के लिए इसकी जरूरियात इससे भी ज्यादा थीं। हाफ सेटअप रिफाइनमेंट रिलिम का मैयार। दरी असना, अगरचे लेवल 102 एलिमेंटलिस्ट एक आज़ाद खिलाड़ी था, लेकिन वो ट्विन टावर्स किंगडम की टॉप एडवेंचर टीमों में से एक के वाइस कमांडर के तौर पर काम करता था। जहां तक इसकी ताकत का ताल्लुक है, वो पहले ही रिफाइनमेंट रिलिम के मैयार तक पहुंच चुका था और इसे फर्स्ट रेट गिल्ड्स में एक मुकम्मल माहिर समझा जाता।
इसे फर्स्ट रेट गिल्ड्स की मैन फोर्स में शामिल होने में कोई मसला नहीं होता। ताहम चूंकि वो सुपर पावर्स की मैन फोर्स में शामिल होना चाहता था न कि फर्स्ट रेट गिल्ड्स की, इसलिए वो इस वक्त तक सिर्फ एडवेंचर टीमों के साथ घुल मिल रहा था। ठीक है, मैं बाद में अपने कमांडर से राब्ता करूंगा। एक बार जब मैंने अपने मामलात तय कर लिए तो हम जीरो ओनग में दरखास्त देंगे। लेवल 102 एलिमेंटलिस्ट ने गार्डियन नाइट के चेहरे पर संजीदा तासुरात देखकर सर हिलाते हुए कहा। इसके साथ ही उसकी आंखों में ख्वाहिश और उम्मीद भी उभरी। लेवल 102 एलिमेंटलिस्ट को गार्डियन नाइट की जीरो ओनग में शामिल होने की तजवीज़ से इत्तेफाक करते हुए सुनने के बाद बार के अंदर मौजूद दूसरे माहिरीन भी इस तजवीज़ से मुतासिर हुए। जीरो ओनग की ताकत और बुनियादों को पहले ही बहुत सी सुपर पावर्स की पहचान मिल चुकी थी। इन जैसे आज़ाद माहिरीन के लिए गॉड्स डोमेन में अपना मकाम बुलंद करने का ये एक बेहतरीन मौका था। अगर उन्होंने इस मौका से फ़ायदा उठाया तो वो रियासतों और सल्तनतों में मशहूर शख्सियात बन सकते थे। वो किसी शहर के हुक्मरान भी बन सकते थे, जिस मकाम पर उनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती। बहरहाल बहुत सी बड़ी कारपोरेशंस इस वक्त गॉड्स डोमेन में फलक बोस रकूम की सरमायाकारी कर रही थीं। मज़ीद बरां गॉड्स डोमेन ने हकीकी दुनिया की मुख्तलिफ सनतों को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया था। दरीं असना जिस वक्त वाइट रिवर सिटी के माहिर खिलाड़ी जीरो ओनग में शामिल होने की तरफ माइल हो रहे थे, एक खूबसूरत और बहादुर खातून करीब ही एक एडवांस्ड रिसत्तुरा से जीरो ओनग की रहाइशगाह का मुशाहिदा कर रही थी। वाइस गिल्ड लीडर, इन लोगों ने कहा है कि वो इस मामले में बेबस हैं। जब तक हमारे पास उन 3 NPCs से निमटने का कोई तरीका नहीं है, वो कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। 2 मीटर से ज्यादा कद के एक लंबे आदमी ने इस निजी कमरे में दाखिल होने के बाद इत्तला दी जिसमें वो खूबसूरत खातून बैठी थी। कितना दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि जीरो ओनग ने वाकई बहुत से राज छुपा कर रखे हैं। जब कोल्ड शेडो ने अपने मातहत की रिपोर्ट सुनी तो न सिर्फ इसने गुस्से का इजहार नहीं किया बल्कि वो मुस्कुराई भी। चूंकि ऐसी बात है, हम प्लान बी पर मुंतकिल हो जाएंगे। हम अभी के लिए जीरो ओनग को खरीदने का इरादा तर्क कर देंगे और पहले गिल्ड के काम को पूरा करने के लिए मशरकी बर्रे आज़म पर मुतबादिल तलाश करेंगे। इसके साथ ही पुराने इंस्ट्रक्टर को इस मामले के बारे में मतला करें। इनसे कहीं कि वो फैंगलिन सिटी में जीरो ओनग से निमटने का कोई रास्ता निकालें। चाहे वो गार्ड्स डोमेन में जीरो ओनग से न निमट सकें, मुझे यकीन नहीं आता कि वो हकीकी दुनिया में भी कुछ नहीं कर सकते। अगरचे वो नहीं जानती थी कि जीरो ओनग इतने सारे 3 NPCs को हासिल करने में कैसे कामयाब हुआ, लेकिन गार्ड्स डोमेन में कोई भी ताकत मिथोलॉजी की तरक्की को रोकने के काबिल नहीं थी। सुपर गिल्ड्स नहीं, जीरो ओनग तो दूर की बात है। मजीद बरां अगरचे इस वाक़ये के बाद बहुत से सुपर पावर्स ने जीरो ओनग के साथ शिराकतदारी का इंतखाब किया था, लेकिन इससे भी ज्यादा सुपर पावर्स ने खुफिया तौर पर जीरो ओनग के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। बहरहाल जीरो ओनग ने उनके मुनाफा को छुआ था। दरीं असना जिस वक्त जीरो ओनग की पोजीशन और गिल्ड के पास मौजूद माहिरीन की तादाद मुसलसल बढ़ रही थी, सैफ अली कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में दीवानावार 12 उनसरी सतून तैयार कर रहा था। स्टोन फॉरेस्ट सिटी की ताकत के मुजाहरे की वजह से जाइंटस हार्ट, इन लीडिंग सिविल और 13 थ्रूनस, जो असल में एडवांस्ड एंशेंट बैरियर के सिर्फ एक छोटी तादाद खरीदने का मंसूबा बना रहे थे, ने इसके बजाय बड़े ऑर्डर देने का फैसला किया। सीक्रेट पवेलियन के ऑर्डर समेत सैफ अली को अब 12 उनसरी सतूनों के कल 700 सीट फराहम करने थे, जो उसकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा थे। नतीजे के तौर पर सैफ अली रातों रात अमीर हो गया था। स्टोन फॉरेस्ट सिटी से हासिल होने वाली आमदनी समेत सिर्फ चंद मौजूदा सुपर पावर्स ही इसके पास मौजूद नकदी का मुकाबला कर सकती थीं। ये खास तौर पर जादुई क्रिस्टल्स के हवाले से सच था। फिलहाल सैफ अली के पास 40 लाख जादुई क्रिस्टल मौजूद थे। 12 उनसरी सतूनों की तैयारी पर कुछ खर्च करने के बाद भी इसके पास एक खौफनाक रकम बाकी रहेगी। गिल्ड लीडर, अब तक 3 सुपर पावर्स हमारे साथ शिराकतदारी के लिए आई है। वो 12 उनसरी सतूनों के बदले अपने रीलम्स ऑफ रिफाइनमेंट लीजीसीज का एक हिस्सा इस्तेमाल करने को तैयार है। मजीद बरां इस अरसे के दौरान माहिरीन की एक बड़ी तादाद ने गिल्ड में शामिल होने के लिए दरख्वास्त दी है। फिलहाल हमने 2000 से ज्यादा माहिरीन को कबूल किया है, जिनमें से 30 से ज्यादा रिफाइनमेंट रिलिम में हैं। चंद 3 माहिरीन भी हमारे साथ शामिल हुए हैं। इस शरह से हमें 100 से ज्यादा 3 माहिरीन और 200 रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन हासिल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आबदा गाल ने जोशो खरूश से इत्तला दी जब इसने सैफ अली की तरफ देखा। 200 रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन
یہ تعداد سپر پاورز کے پاس موجود تعداد کے برابر نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اتنے سارے ریفائنمنٹ ریلم ماہرین زیرو اونگ کی افرادی قوت کی کمی کو دور کر دیں گے۔ مزید برآں، گلڈ لیول 100 کے نیوٹرل نقشوں میں بہت زیادہ ایکسپلوریشن ٹیمیں بھی بھیج سکتا تھا۔ ہمارے پاس پہلے ہی اتنے زیادہ ہیں، سیف علی عابدہ گال کی رپورٹ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی نائٹ ڈویژن کی طاقت کو ظاہر کرنے سے گلڈ کو اتنے بہترین نتائج ملیں گے۔ اصل میں، اس نے نائٹ ڈویژن کو صرف مختلف سپر پاورز کے خلاف ایک رکاوٹ کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ بہرحال، اگر زیرو اونگ واقعی مختلف سپر پاورز کی مشترکہ فوج کے خلاف لڑتا تو بہترین نتیجہ ایک ایسی جیت ہوتی جو بہت بھاری نقصان کے بعد ملتی، کیونکہ 3 NPCs ناقابل شکست نہیں تھے۔ مزید برآں، انہیں پرسنل گارڈز کی طرح دوبارہ زندہ کرنا مشکل تھا۔ دوسری طرف، کھلاڑی مختلف تھے۔ چاہے کھلاڑی مر جائیں، وہ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں بالکل نئے جیسے ہو جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ، وہ کچھ جنگی طاقت کھو دیں گے۔ تاہم، وہ اب بھی 3 کھلاڑی ہوں گے، اور ان کی جنگی طاقت اب بھی 2 کھلاڑیوں پر غالب رہے گی۔ یہی وجہ تھی کہ ماہر کھلاڑی گلڈ کی بنیادوں اور طاقت کی اصل نمائندگی کرتے تھے، جبکہ NPCs صرف ایک معاون آلے کے طور پر کام کرتے تھے اور کبھی بھی گلڈ کی اصل طاقت نہیں بن سکتے تھے۔ دریں اثنا، اگر زیرو اونگ کے پاس ریفائنمنٹ ریلم ماہرین کی تعداد 200 تک پہنچ گئی تو زیرو اونگ کے پاس گارڈز ڈومین میں بالادستی کے لیے مختلف سپر پاورز کے ساتھ حقیقی معنوں میں مقابلہ کرنے کا سرمایہ ہوگا۔ تاہم، بالکل ویسا ہی جیسا کہ اپنے توقع کی تھی، مختلف سپر پاورز نے لیول 100 کے نیوٹرل نقشوں میں مشترکہ کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ نہ صرف انہوں نے ہمارے لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے اعلیٰ درجے کی دوائیوں اور اوزاروں کے مواد پر بھی پابندیاں لگا دی ہیں۔ اس صورتحال نے ہمیں سیکرٹ پویلین سے مہنگی قیمت پر مواد خریدنے پر مجبور کر دیا ہے، عابدہ گال نے مایوسی سے کہا۔ اگرچہ زیرو اونگ نے بغیر خون بہائے جنگ جیت لی تھی اور بہت سی سپر پاورز سے برابری کی پہچان حاصل کر لی تھی، لیکن یہ بہت سی دوسری سپر پاورز کے لیے آنکھ کا کانٹا بھی بن گیا تھا۔ اب، یہ سپر پاورز زیرو اونگ کو ایک معمولی وجود کے طور پر نہیں بلکہ ایک مد مقابل کے طور پر دیکھتی تھیں۔ انہوں نے یقیناً تیزی سے کام کیا ہے، سیف علی تلخی سے مسکرایا، اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شولا رانی اور دوسروں کو تیار کرو۔ ایک بار جب میں 12 عنصری ستون بنانے سے فارغ ہو جاؤں گا تو ہم مغربی برِّاعظم کی طرف روانہ ہوں گے۔ سیف علی کو مختلف سپر پاورز کی کارروائیوں پر حیرت نہیں ہوئی۔ بہرحال، گارڈز ڈومین میں منافع کی ایک خاص حد تھی۔ یہ فطری بات تھی کہ زیرو اونگ کو کیک کا بڑا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے وقت شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم، اس نے اس معاملے پر زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ اسے ایک بہت زیادہ پریشان کن مسئلے سے نمٹنا تھا جسے وہ گلڈ کی ناکافی طاقت کی وجہ سے نظر انداز کر رہا تھا۔ اب جب کہ زیرو اونگ کے پاس لیول 100 کے نیوٹرل نقشے میں ایک شہر تھا اور وہ خود ایک لارڈ بن گیا تھا، اس کے پاس ڈارک فورسز کی جارحیت کے بارے میں فکر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب وہ وقت آئے گا تو ڈارک پلیئرز عام کھلاڑیوں کے ساتھ تمام دکھاوے ختم کر دیں گے۔ ڈارک فورسز ابھی صرف اس لیے غیر فعال تھیں کیونکہ ڈارک پلیئرز نے ابھی تک لیول 100 سے زیادہ کے نیوٹرل نقشوں کی تلاش شروع نہیں کی تھی۔ تاہم، جیسے جیسے زیادہ ڈارک پلیئرز 3 تک پہنچیں گے اور مختلف لیول 100 سے زیادہ کے نیوٹرل نقشوں کو تلاش کریں گے، ان کا سامنا ان ڈارک فورسز سے ہوگا جنہیں مختلف ریاستوں اور سلطنتوں نے لیول 100 سے زیادہ کے نیوٹرل نقشوں میں جلاوطن کر دیا تھا۔ اس وقت، ڈارک پلیئرز کی ترقی آسمان کو چھوئے گی اور ڈارک پلیئرز اور عام کھلاڑیوں کے درمیان شہروں کے محاصرے اور علاقائی لڑائیاں عام ہو جائیں گی۔ کافی طاقت کے بغیر، گلڈز میدانوں میں زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ سپر پاورز مین اسٹریم کھلاڑیوں کے لیول 100 اور اس سے آگے پہنچنے کے بعد ختم ہو گئی تھیں۔ لیول 100 سے زیادہ کے نیوٹرل نقشوں میں زیرو اونگ کی مسلسل ترقی کو یقینی بنانے کے لیے اسے جلد از جلد بڑی تعداد میں 3 ماہرین کی پرورش کرنی تھی۔ مزید برآں، گلڈ کو لیول 100 سے زیادہ کے ٹاپ ہتھیاروں اور ساز و سامان کی بڑے پیمانے پر تیاری کے قابل بھی ہونا تھا۔ صرف فیلڈ باسز اور ٹیم ڈنجنز پر انحصار کرنا گلڈ کو زندہ نہیں رکھے گا۔ لہٰذا، کافی مواد ضروری تھا۔ میں انہیں فوراً مطلع کر دوں گی۔ عابدہ گال سیف علی کی باتیں سن کر خوش ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ ہمیشہ سے مغربی برِّاعظم کے بارے میں بہت متجسس تھی۔ اس کے بعد، سیف علی نے اگلے چند دن اپنے اسپیشل فورجنگ روم میں کام کرتے ہوئے گزارے اور 12 عنصری ستونوں کے 1300 سیٹ تیار کیے۔ اس کے ساتھ ہی،
इसकी कोशिशों ने इसे लेवल 110 तक पहुंचा दिया था। इसकी लीवलिंग की रफ्तार मैदानों में ग्राइंडिंग करने वाले खिलाड़ियों से जरा भी कम नहीं थी। 1300 सीटों में से 800 सीट सीक्रेट पवेलियन और जीरो ओनग के दीगर पार्टनर्स के ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए थे, जबकि बाकी 500 सीट जीरो ओनग की माहिर टीमों के लिए मखसूस थे। जिस वक्त मुख्तलिफ सुपर पावर्स लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों में गैर मामूली नताइज हासिल करने के लिए अपने 12 उनसरी सतूनों का इस्तेमाल कर रही थीं, सैफ अली ने आबदागाल और जीरो ओनग के बुनियादी आला तबके के दीगर अरकान को डेमन वुल्फ माउंटेन रेंज के टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ ले गया। 20,000 जादुई क्रिस्टल खर्च करने के बाद सैफ अली की 10 अफराद की टीम रोशनी की लकीरों में तब्दील हो गई और चांदी के गेट में गायब हो गई। बैन अलबर्रअज़मी टेलीपोर्टेशन मुकम्मल होने में कई मिनट लगे। जब सब ने दोबारा आंखें खोलीं तो उनके सामने जो कुछ नजर आया वो एक सहरा था जो जिंदगी से बिल्कुल खाली था। तो ये मगरबी बर्रे आज़म है। आबदागाल अपने गिर्द लामुत्तनाही सहरा को देखकर हैरान रह गई। इसकी हैरत की वजह इस जगह पर माना की कमी थी। अर्द गिर्द की माना असल में मशरकी बर्रे आज़म की ममुआ ज़मीनों की माना से भी कम थी। वो बता सकती थी कि उसे अपनी आला दर्जे की माना बॉडी के बावजूद यहाँ 3 स्पील्स कास्ट करने में बहुत मुश्किल होगी। कमज़ोर 3 खिलाड़ी अपनी 3 स्किल्स और स्पील्स इस्तेमाल करने के काबिल भी नहीं हो सकते और कमज़ोर ट्रस की स्किल्स और स्पील्स तक महदूद हो सकते हैं। यकीनन यहाँ माना की कसाफत मशरकी बर्रे आज़म के मुकाबले में बहुत कम है। जब सैफ अली ने अर्द गिर्द की माना को महसूस किया तो वो भी बेचैनी के एहसास से मगलूब हो गया। इसे माना कि इतनी कम कसाफत वाले माहौल का तजुर्बा किए हुए काफ़ी अरसा हो गया था। ताहम उसने इस मामले पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, बस फौरन यहाँ के टेलीपोर्टेशन गेट के कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड किए और अपने थंडर ईगल को बुलाया। उसने फिर सिस्टम मैप पर एक नज़र डाली और सबको करीब तरीन एनपीसी शहर की तरफ ले गया। वो सहरा जिसमें टेलीपोर्टेशन गेट था सैफ अली की इब्तिदाई तवक्को से कहीं ज्यादा बड़ा था, जिससे बाहर निकलने में 2 घंटे से ज्यादा की परवाज लगी। अपने सफर के दौरान उन्होंने लेवल 100 से ज्यादा के बहुत से ग्रेट लॉर्ड्स और ग्रैंड लॉर्ड्स और यहां तक के लेवल 120 के मैथकिस दरियाफ्त किए थे। खुशकिस्मती से थंडर ईगल काफी तेज था, इसलिए वो वक्त पर उन मैथकिस के हमले की हद से बचने में कामयाब रहे। अगर वो लैंड माउनेट्स इस्तेमाल कर रहे होते तो वो यकीनन नीस्तो नाबूद हो जाते। गिल्ड लीडर, वहां एक डिमोंक सिल्वर माइन पर दसियों हजार खिलाड़ियों के दरमियान लड़ाई हो रही है, आबदागाल ने कहा। थंडर ईगल से करीबी कान को देखते हुए इसकी आंखों में तजस्सुस चमक रहा था। डिमोंक सिल्वर माइन महज ग्रेड 3 की रग थी, फिर भी उसने दसियों हजार खिलाड़ियों के दरमियान लड़ाई को उकसाया था। मजीद बरा, इस जंग के शुरका न सिर्फ लेवल 105 से ज्यादा के माहिरीन थे, बल्कि इनमें 100 के करीब 3 माहिरीन भी थे। ये अमली तौर पर 2 सुपर पावर्स के दरमियान जंग थी। अलिफाश्वर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जब सैफ अली ने नीचे लड़ने वाले खिलाड़ियों का मुताला किया तो उसने देखा कि कान के मुहाफिजों का कमांडर कोई ऐसा शख्स था जिससे वो वाकिफ था, यान शाहचान, जो अलिफाश्वर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक बासलाहियत खिलाड़ी थी। चैप्टर 2445। आपके पास 2 इंतखाब हैं। गिल्ड लीडर, क्या ये कोई ऐसा शख्स है जिसे अब जानते हैं? आबदागाल ने तजस्सुस से पूछा जब उसने सैफ अली को अपने अब से बुड़बुड़ाते हुए देखा। मगरबी बर्रे आज़म मशरकी बर्रे आज़म के खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल अजनबी था। अगरचे दोनों अहम बर्रे आज़मों को अलग करने वाला फासला अहम बर्रे आज़मों और मुख्तलिफ उदर वर्ल्ड्स के दरमियान फासले जितना ज्यादा नहीं था, लेकिन गार्ड्स डोमेन में ऐसा लगता था जैसे दोनों अहम बर्रे आज़मों के दरमियान एक रुकावट मौजूद हो। न सिर्फ दोनों अहम बर्रे आज़मों की मालूमात अलग अलग थीं, बल्कि दोनों बर्रे आज़मों की सकाफतें भी नुमायां तौर पर मुख्तलिफ थीं। मिसाल के तौर पर एक ही क्लास के खिलाड़ी ये तासुर देंगे कि वो किस बर्रे आज़म पर खेलते हैं, इसकी बुनियाद पर वो बिल्कुल मुख्तलिफ क्लास के मालिक हैं। उनके लड़ने के अंदाज काफ़ी मुख्तलिफ होंगे। मशरकी बर्रे आज़म की तरफ लड़ाइयाँ बुनियादी तौर पर जंगी तकनीकों और स्किल्स के इम्तिजाज का इस्तेमाल करते हुए लड़ी जाती थीं, जिसमें माना कंट्रोल सिर्फ मुआविन किरदार अदा करता था। दरी असना, मगरबी बर्रे आज़म पर लड़ाइयाँ बुनियादी तौर पर माना कंट्रोल और स्किल्स के इम्तिजाज का इस्तेमाल करते हुए लड़ी जाती थीं, जबकि जंगी तकनीकें सिर्फ मुआवनत के लिए थीं। लड़ने के अंदाज में फ़र्क के अलावा मशरकी और मगरबी बर्रे आज़मों के दरमियान सबसे बड़ा तजाद वो इंतज़ामी अंदाज था जो मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों ने अपनाया था। मशरकी बर्रे आज़म पर एनपीसी रियासतें और सल्तनतें अपने शहरों के इंतज़ाम के लिए अपनी कौमी अफवाज पर इन्हिसार करती थीं। ताहम मगरबी बर्रे आज़म पर
NPC शहरों का इंतजाम एडवेंचरर्स एसोसिएशन के जरिए किया जाता था। मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों की अफवाज सिर्फ अपने अपने ममालिक की सरहदों की हिफाजत को बरकरार रखने और डिमोंक मखलूक़ात की अहम अफवाज का मुकाबला करने के लिए काम करती थीं। चूंकि मगरबी बर्र-ए-आज़म पर बहुत सी डिमोंक मखलूक़ात मौजूद थीं, इसलिए डिमोंक मखलूक़ात की अफवाज बाकायदगी से रियासतों और सल्तनतों पर हमला करती थीं। दरहकीकत ये डिमोंक मखलूक़ात हर 2 या 3 दिन में एक बार कस्बों और शहरों पर हमले करती थीं, जो मशरक़ी बर्र-ए-आज़म पर मुंसतर हमलों से कहीं ज़्यादा कसरत से था, और कभी कभी सरहदों पर मौजूद शहरों पर कब्ज़ा भी कर लेती थीं। अगर मुख्तलिफ रियासतें और सल्तनतें इन कब्ज़े में लिए गए कस्बों और शहरों को वापस लेने में नाकाम रहतीं, तो खिलाड़ियों की सरगर्मियों का दायरा नुमायां तौर पर सिकुड़ जाता। इसके बरक्स मुख्तलिफ रियासतें और सल्तनतें जितने ज़्यादा डिमोंक कस्बों और शहरों पर कब्ज़ा करतीं, खिलाड़ियों की सरगर्मियों का दायरा इतना ही बड़ा हो जाता। मगरबी बर्र-ए-आज़म में कोई वाज़े तौर पर बयान करदा न्यूट्रल नक्शे नहीं थे, और मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों के पास मौजूद इलाका मुसलसल बदलता रहता था। लिहाजा मगरबी बर्र-ए-आज़म को डिमोंक मखलूक का बर्र-ए-आज़म कहा जाता था, और कौमी सतह पर लड़ाइयाँ यहाँ मशरक़ी बर्र-ए-आज़म के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कसरत से होती थी। यहाँ तक कि किसी ऐसी रियासत का दोबारा ज़ाहिर होना भी हैरान कुन नहीं होगा जो ख़त्म हो चुकी हो। अगर ज़ीरो ओनग के 10 अफराद में से कोई ऐसा होता जो मगरबी बर्र-ए-आज़म से वाकिफ़ होता तो वो उनकी रहनुमाई करता, तो उससे उन्हें बहुत सी परेशानियों से बचाया जा सकता था। बहरहाल मगरबी बर्र-ए-आज़म की सूरत-ए-हाल हमेशा बदलती रहती थी, और मगरबी बर्र-ए-आज़म से वाकिफ़ न होने वाले खिलाड़ियों को यहाँ घुलने मिलने में बहुत मुश्किल पेश आती थी। हम एक दूसरे से वाकिफ़ नहीं हैं, बस जान पहचान है, सैफ अली ने जवाब दिया, अपना सर हिलाते हुए, जब उसने यान शाहचान को देखा, जो लड़ाई के दौरान कमांड कर रही थी। वो यान शाहचान को सिर्फ अल्फाजवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कीमिया के मुकाबले की वजह से जानता था। अगरचे इसने सुना था कि अल्फाजवर यान शाहचान को तरजीही तरबियत हासिल करने के लिए मगरबी बर्र-ए-आज़म भेज रहा है, लेकिन इसने कभी नहीं सोचा था कि इसका सामना यहाँ इस खातून से होगा। फी अलहाल यान शाहचान पहले ही लेवल 106 3 ग्रेट मिश थी। वो लेवल 105 के फाइन गोल्ड साजो सामान के काफ़ी टुकड़ों से लैस थी, और वो जो जामनी रंग का क्रिस्टल स्टाफ इस्तेमाल कर रही थी, इससे एपिक अशिया की मुनफरिद चमक निकल रही थी। एक नज़र में ये वाज़े था कि स्टाफ लेवल 100 से ज़्यादा का एपिक हथियार था। खेल के इस मरहले पर इसका साजो सामान का मयार यकीनी तौर पर गार्ड्स डोमेन के उरूज पर था। मजीद बरा इसका माना कंट्रोल इस वक्त से नुमायां तौर पर बेहतर हुआ था जब सैफ अली ने इसे आखिरी बार देखा था। अब वो असल में 95% या इससे ज़्यादा की तकमील की शरह के साथ अपने स्पील्स कास्ट करने के काबिल थी। इसके स्पील्स की ताकत इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड्स के हमलों का मुकाबला कर सकती थी। जबकि सैफ अली का ग्रुप खामोशी से नीचे की लड़ाई का मुशाहिदा कर रहा था, कान के अंदर लड़ने वाले खिलाड़ियों ने भी सैफ अली के ग्रुप को देख लिया था। ये लोग कौन हैं? क्या वो नहीं जानते कि ये अल्फाजवर और डिवाइन ट्राइब के दरमियान लड़ाई है? एक 3 बरसरकर किंग ने, जो अल्फाजवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक एल्डर था, बुड़बुड़ाते हुए कहा। इसके चेहरे पर माथे पर बिल पड़ गए जब इसने थंडर ईगल पर सवार खिलाड़ियों को देखा। इस मकाम पर गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी 3 माहिरीन को कमतर समझने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। दरी असना बरसरकर किंग जितना बता सकता था, सैफ अली के 10 अफराद का ग्रुप तमाम 3 माहिरीन थे। आम सुपर पावर्स के लिए वो वाकई एक अहम खतरा बनेंगे। ताहम अल्फाजवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डिवाइन ट्राइब जैसी सुपर पावर्स के लिए डस्ट 3 माहिरीन की ताकत फिक्र की कोई बात नहीं थी। बहरहाल मगरबी बर्र-ए-आज़म पर मुख्तलिफ ताकतों को सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त होती थी जब 2 ताकतों के दरमियान लड़ाई में अचानक दूसरे लोग नमूदार हो जाते। इसकी वजह यह थी कि कोई भी इस बात की ज़मानत नहीं दे सकता था कि आया ये तीसरा फरीक सिर्फ तमाशा देखेगा और कुछ नहीं करेगा, सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। लिहाजा जब भी कोई तीसरा फरीक नमूदार होता, दोनों लड़ाका ताकतें लड़ाई दोबारा शुरू करने से पहले इस नामालूम उनसर का ख्याल रखती। अल्फाजवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डिवाइन ट्राइब ऐसी सुपर पावर्स थीं जिन्हें मगरबी बर्र-ए-आज़म पर हर कोई जानता था। अब ताहम कोई नादानी में उनकी लड़ाई में घुस आया था। ब्लैक फुलियम, वो यहाँ क्यों है? यान शाहचान ने हैरत का इजहार किया जब उसने सैफ अली को थंडर ईगल पर बैठे देखा। क्या वो मशरक़ी बर्र-ए-आज़म पर काम नहीं करता? यान शाहचान पर सैफ अली का बहुत गहरा असर था। बहरहाल
زیرو اونگ الفاجور کے کیمیا کے مقابلے کے دوران سائلنٹ ونڈر سے اس کی ہار کا ذمہ دار تھا، جس کے نتیجے میں اس کے خاندان نے چیمبر کے حکمرانی کے حقوق کھو دیے تھے۔ اس کے علاوہ سیف علی کی تین کھلاڑی کے طور پر شناخت نے بھی پورے مقابلے کے مقام کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت ایک بھی سپر پاور تین کھلاڑی پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی، پھر بھی سیف علی خود ایک بننے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ الفاجور کے گرینڈ ایلڈرز میں سے ایک لانگ جینگ لونگ نے سیف علی کے سامنے شکست تسلیم کرنے میں پہل کی تھی۔ یہ کچھ بے مثال تھا۔ مزید برآں، اس نے پہلے دل میں سیف علی کا مذاق اڑایا تھا کہ وہ الفاجور کے ساتھ شراکت داری ترک کرنے اور مغربی بر اعظم کے وسائل حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع گنوانے میں کتنا بے وقوف تھا۔ لہذا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سیف علی اب واقعی مغربی بر اعظم پر نمودار ہوگا۔ شاہچیان، کیا تم انہیں جانتی ہو؟ برسرکر کنگ ایلڈر نے پوچھا جب اس نے یان شاہچیان کے چہرے پر صدمہ دیکھا۔ اس مقام پر یان شاہچیان ایک مستقبل کی گرینڈ ایلڈر تھی جسے الفاجور چیمبر آف کامرس بھرپور طریقے سے تیار کر رہا تھا۔ اگرچہ وہ اس وقت صرف ایک عام ایلڈر تھی، لیکن اس کی پوزیشن اس کی شناخت کے ساتھ مل کر اسے ایک ایسا مقام عطا کرتی تھی جو عام ایلڈرز سے کہیں بہتر تھا۔ وہ چیمبر کے وائس گلڈ لیڈرز کے ساتھ بھی بحث کرنے کا پورا اختیار رکھتی تھی۔ اگر سیف علی کا گروپ یان شاہچیان کے جاننے والے ہوتے تو الفاجور چیمبر آف کامرس گروپ کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا۔ تاہم اگر وہ واقف نہیں تھے تو الفاجور یقیناً گروپ کو آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ ہم کسی حد تک واقف ہیں۔ درست طور پر وہ سائلنٹ ونڈر کے دوست ہیں، یان شاہچیان نے اس معاملے پر کچھ سوچنے کے بعد کہا۔ اگر ممکن ہوتا تو یان شاہچیان واقعی سیف علی کے ساتھ اپنی جان پہچان کا اعتراف نہ کرنا چاہتی۔ بہرحال سائلنٹ ونڈر اس کی حریف تھی اور زیرو اونگ سائلنٹ ونڈر کا حامی تھا۔ ونڈر کے دوست جب برسرکر کنگ ایلڈر نے یان شاہچیان کے الفاظ سنے تو اس کی آنکھوں میں دشمنی غائب ہو گئی۔ تاہم یہ معاملہ مشکل ہوگا۔ ڈیوائن ٹرائب کی طرف سے انہیں یقیناً آسانی سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ لانگ فیملی نے پہلے ہی سائلنٹ ونڈر کو اپنی مستقبل کی وارث کے طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ چونکہ لانگ فیملی کے پاس اب الفاجور کے حکمرانی کے حقوق تھے، اس لیے چیمبر میں سائلنٹ ونڈر کا مقام چیمبر کے گرینڈ ایلڈر سے بھی اونچا تھا۔ لہذا سائلنٹ ونڈر کا کوئی بھی دوست قدرتی طور پر الفاجور کا دوست بھی تھا۔ صرف چونکہ وہ اس وقت کان کے دفاع میں مصروف تھے، اس لیے وہ سیف علی کے گروپ کو بچانے کے لیے کوئی افرادی قوت فراہم نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے ہی برسرکر کنگ ایلڈر نے بات ختم کی، ڈیوائن ٹرائب کی فوج نے سیف علی کے گروپ کو روکنے کے لیے کئی سو کھلاڑیوں کی ایک نفری روانہ کی۔ ان کھلاڑیوں میں 23 کھلاڑی تھے اور اس دستے کی قیادت میکافری کر رہا تھا، جو ڈیوائن ٹرائب کے ٹرمپ کارڈ لیجنز میں سے ایک کا وائس کمانڈر تھا۔ اپنی خاص وراثت کی وجہ سے میکافری کا جسم 3 میٹر لمبا تھا، جس کی وجہ سے اسے مورننگ جائنٹ کا لقب ملا تھا۔ یہاں تک کہ 3 ڈومین ریلم ماہرین بھی اس کے خلاف لڑائی میں زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ بڑا چمگادڑ جس پر میکافری سوار تھا سیف علی کے گروپ کے سامنے پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس نے سیف علی کے گروپ کو گھورا، اس کے جسم کو ڈھانپنے والے سیاہ ہالے نے ارد گرد کی فضا کو تکلیف دہ حد تک گرم کر دیا۔ میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو، لیکن چونکہ تم نے ڈیوائن ٹرائب کے میدان جنگ میں قدم رکھنے کی ہمت کی ہے تو یہ مت سوچنا کہ تم آسانی سے جا سکتے ہو، میکافری نے بھاری اور کان پھاڑ دینے والے لہجے میں کہا۔ تم سب کے پاس 2 انتخاب ہیں۔ پہلا یہ کہ معافی مانگو اور ہر جانے کے طور پر لیول 100 سے زیادہ کے فائن گولڈ ساز و سامان کے 10 ٹکڑے حوالے کرو۔ جہاں تک دوسرے آپشن کا تعلق ہے، یقین کرو تمہیں وہ زیادہ پسند نہیں آئے گا۔ میکافری کے الفاظ سن کر اس کے ارد گرد موجود ڈیوائن ٹرائب کے ارکان نے طنز کیا جب انہوں نے سیف علی کے گروپ کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ارد گرد کی فضائی حدود کو سل کرنے اور زیرو اونگ کے ارکان کی روحوں کو ٹریک کرنے کے لیے جادوئی اسکرولز بھی نکال لیے۔ ڈیوائن ٹرائب کے ارکان کے اقدامات سے یہ واضح تھا کہ وہ فلائنگ ماؤنٹس رکھنے والے کھلاڑیوں کے خلاف لڑنے میں ماہر تھے۔ تاہم ڈیوائن ٹرائب کے ارکان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سیف علی اور اس کے ساتھی میکافری کی دوستانہ وارننگ سننے کے بعد بھی ناقابل بیان حد تک پرسکون رہے۔ درحقیقت ان کی آنکھوں میں ترس کا ایک اشارہ بھی تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک لمحے کے لیے ڈیوائن ٹرائب کے ارکان الجھن میں پڑ گئے کہ اس تصادم میں کون سا فریق مضبوط ہے اور کون سا کمزور۔ میں تمہیں بھی 2 انتخاب دوں گا۔ پہلا یہ کہ معافی مانگو اور ہرجانہ ادا کرو۔
मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस लेवल 100 से ज्यादा के फाइन गोल्ड साजो सामान के 100 टुकड़े काफी होंगे। जहां तक दूसरे ऑप्शन का ताल्लुक है, मुझे यकीन है कि तुम्हें भी वो ज्यादा पसंद नहीं आएगा, सैफ अली ने जवाब दिया। इसके होंठों पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट आई जब इसने डिवाइन ट्राइब के अरकान पर अपनी नजरें दौड़ान। चैप्टर 2446 तौबा करो। जैसे ही सैफ अली ने बात खत्म की, वहां खामोशी छा गई क्योंकि डिवाइन ट्राइब के अरकान सदमे से सैफ अली को घूरने लगे, उनकी आंखें हैरत से खिली रह गईं। सैफ अली ने बहुत ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, इससे 20 गज दूर खड़े आम खिलाड़ी उसके अल्फाज नहीं समझ पाते थे। ताहम वहां मौजूद हर शख्स एक माहिर था। उनके 5 हवास आम खिलाड़ियों से कहीं बेहतर थे, इसलिए उन्होंने सैफ अली के अल्फाज बिल्कुल ठीक सुने। इसके बावजूद डिवाइन ट्राइब के अरकान हैरान हुए बगैर न रह सके कि क्या उन्होंने गलत सुना है। बहरहाल, ऐसा कैसे मुमकिन था कि कोई डिवाइन ट्राइब से इस तरह बात करने की हिम्मत करे। यहां तक कि अलिफाजवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गिल्ड लीडर भी डिवाइन ट्राइब से इतने मगरूर अंदाज में बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी सैफ अली जैसे एक बेतरतीब टीम खिलाड़ी ने वाकई ऐसा किया था। क्या तुम लोगों ने नहीं सुना जो हमारे गिल्ड लीडर ने कहा? अगर तुम जल्दी से मुआफी मांग लो और हर्जाने के तौर पर लेवल 100 से ज्यादा के फाइन गोल्ड साजो सामान के 100 टुकड़े हवाले कर दो, तो हम इस मामले को जाने देंगे। वरना नताइज यकीनन ऐसे नहीं होंगे जिन्हें तुम बर्दाश्त कर सकोगे। कोला ने सैफ अली के अल्फाज दोहराए जब उसने दंग रह जाने वाले डिवाइन ट्राइब के अरकान की तरफ देखा। सैफ अली के बरक्स कोला चलाया था और उसके अल्फाज नीचे पूरी कान में गूंज उठे। इसके सामने मौजूद डिवाइन ट्राइब के कई अरकान को तो छोड़ी, नीचे कान में मौजूद दसियों हजार खिलाड़ियों ने भी उसे साफ सुना। ये लोग कौन हैं? वो वाकई डिवाइन ट्राइब के खिलाफ ऐसी बकवास करने की हिम्मत कर रहे हैं। अगरचे मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन वो अब यकीनन मारे जाएंगे। वो आज सिर्फ एक बार नहीं मरेंगे। अब जबकि उन्होंने डिवाइन ट्राइब को इस तरह उकसाया है, डिवाइन ट्राइब यकीनन उन्हें मार मार कर लेवल 0 पर ले आएगा। अलिफाजवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान थंडर ईगल पर सवार सैफ अली के ग्रुप को देखकर दंग रह गए। यहां तक कि उनके चैम्बर का गिल्ड लीडर भी डिवाइन ट्राइब के सामने इतना मगरूर सलूक करने की हिम्मत नहीं करता था। डिवाइन ट्राइब एक टॉप रैंकिंग सपर फर्स्ट रेट गिल्ड था। जब गार्ड्स डोमेन पहली बार लॉन्च हुआ था, डिवाइन ट्राइब पहले ही सपर गिल्ड बनने के बहुत करीब था। मजीद बरां, गार्ड्स डोमेन की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से डिवाइन ट्राइब को कई बड़ी कारपोरेशन से सरमायाकारी मिली थी। इस मकाम पर डिवाइन ट्राइब की ताकत पहले ही सपर गिल्ड्स का मुकाबला कर रही थी। दरहकीकत ये कुछ आम सपर गिल्ड्स से भी ज्यादा मजबूत था। यही वजह थी कि डिवाइन ट्राइब ने डीमोंग सिल्वर रग के लिए अलिफाजवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मुकाबला करने की हिम्मत की। शाहचियान, क्या ये लोग पागल हैं? अलिफाजवर के बरसरिकर किंग एल्डर ने पूछा। वो भी इस सूरत हाल से दंग रह गया। उसने सोचा था कि सैफ अली का ग्रुप मोड़कर भाग सकता है, सैफ अली का ग्रुप अलिफाजवर से मदद मांग सकता है। जो उसके जहन में नहीं आया वो ये था कि सैफ अली वाकई बगैर किसी हिचकिचाहट के डिवाइन ट्राइब को उकसा सकता है। इस वक्त अगर अलिफाजवर का गिल्ड लीडर भी आ जाए, तब भी डिवाइन ट्राइब को सैफ अली के ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकना नामुमकिन होगा। यान शाहचियान भी इस सूरत हाल से उलझन में थी। अगर मुमकिन होता तो वो वाकई सैफ अली से पूछना चाहती कि वो क्या सोच रहा है। वो ये तो नहीं सोच रहा कि ये जगह डिमोनस्टोन टाउन की तरह है और कोई 3 खिलाड़ियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब यान शाहचियान ने सैफ अली की तरफ देखा, तो इस सूरत हाल की वाहिद वजाहत जो वो सोच सकती थी वो ये थी कि इसका ख्याल था कि कोई भी सपर पावर इसे सिर्फ इसलिए छूने की हिम्मत नहीं करेगी क्योंकि वो एक 3 खिलाड़ी है। बहरहाल, मुख्तलिफ सपर पावर्स ने डिमोनस्टोन टाउन में सूरमा को बहुत इज्जत दिखाई थी। ताहम अब और तब की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तब सैफ अली वाकई एक 3 खिलाड़ी के तौर पर मगरूर सलूक कर सकता था, क्योंकि मुख्तलिफ सपर पावर्स में से कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अब ताहम हर सपर पावर के पास अपनी कमान में कम अज कम कई दर्जन 3 माहिरीन थे। 3 पैक माहिरीन को तो छोड़ी, अब 3 एपिक्स माहिरीन के पास भी मुख्तलिफ सपर पावर्स के सामने मगरूर सलूक करने की अहलियत नहीं रही थी। ये खास तौर पर मगरबी बर्रे आज़म पर सच था, जो डीमोंक मखलूक़ात से भरा हुआ था। यहाँ रहने वाले खिलाड़ियों के पास मशरक़ी बर्रे आज़म पर रहने वाले खिलाड़ियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा जंगी तजर्बा था। मगरबी बर्रे आज़म के खिलाड़ियों की तरफ से लड़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाली विरासत और मुख्तलिफ अशिया भी मशरक़ी बर्रे आज़म पर पाई जाने वाली अशिया से कहीं ज्यादा मजबूत।
13 खिलाड़ियों से निपटने को तो छोड़ें, मुख्तलिफ सुपर पावर्स को 13 एनपीसीज से निपटने में भी कोई दुश्वारी नहीं होगी। बहरहाल, डिमोंट मखलूकात की अफवाज में कमांडर लेवल के मोनस्टर्स थे जो जहानत के मामले में एनपीसीज का मुकाबला कर सकते थे। ताहम, आखिर में मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने इन ज़हीन मोनस्टर्स को मार डाला था, जबकि यान शाहचियान और अलिफाजवर के दीगर अरकान सैफ अली के पागलपन वाले इक़दामात से दंग रह गए थे। मीकाफरी अचानक बड़े चिमगादड़ की पीठ पर मुस्कुराया। बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि तुम यहां नादानी में नहीं आए, वरना तुम में डिवाइन ट्राइब को उकसाने की हिम्मत न होती। मीकाफरी ने कहा। इसकी आंखों में एक सर्द चमक आई जब इसने सैफ अली की तरफ देखा। ये चीजों को सादा बना देगा। अपनी इश्तियाल अंगेजियों पर तौबा करो, वरना सिर्फ अबदी जहन्नम तुम सब का इंतजार कर रही है। जैसे ही मीकाफरी ने यह कहा, इसके गिर्द मौजूद कई डिवाइन ट्राइब माहिरीन ने अपने हाथों में मौजूद जादुई स्क्रूल्स को फाल कर दिया। न सिर्फ अर्द गिर्द की फिजाई हुदूद को सील कर दिया, बल्कि सैफ अली के ग्रुप की रूहों पर एक ट्रैकर भी लगा दिया। इस तरह अगर सैफ अली का ग्रुप मरकर कहीं और दोबारा जिंदा हो जाता, तब भी वो ग्रुप का सुराग लगा सकते थे। इसके साथ ही थंडर ईगल के नीचे जमीन पर मौजूद कई सौ डिवाइन ट्राइब के 2 माहिरीन ने मुतअद्दिद जादुई दायरे बनाए और बड़े पैमाने पर कम्बिनेशन स्पील्स कास्ट की। आग के कई सुतून और रोशनी के नेज़े फौरन जमीन से निकले और सीधे सैफ अली के ग्रुप की तरफ उड़े। इन स्पील्स की ताकत असल 13 खिलाड़ियों के 13 स्पील्स से जरा भी कम नहीं थी। दरहकीकत इनमें से कुछ स्पील्स ताकत के लिहाज से 4 स्पील्स का भी मुकाबला कर सकते थे। बूम बूम बूम। एक लम्हे के लिए थंडर ईगल के जेर कब्जा फिजाई हुदूद शोलों के समंदर में बदल गई। धमाकों की लहरें 100 गज से ज्यादा दूर तक महसूस की जा सकती थीं। कितना ज़िया है! असल में ये स्पील्स अल्फाजवर के 13 पैक माहिरीन पर इस्तेमाल होने वाले थे। अब हम उन्हें वाकई इन लोगों पर ज़ाय कर रहे हैं। मीकाफरी के पीछे खड़ी एक 13 सुर्ख बालों वाली खातून एलिमेंटलिस्ट ने अपनी जबान चटखती हुए कहा। 10 दिन पहले 13 खिलाड़ी वाकई ऐसे वजूद थे जिन्हें मुख्तलिफ सुपर पावर्स कमतर समझने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। ताहम अब सूरत हाल मुख्तलिफ थी। मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने न सिर्फ 13 खिलाड़ियों के खिलाफ मुजाहमत करने के जराए, बल्कि 13 खिलाड़ियों को मारने के जराए भी हासिल कर लिए थे। 32 खिलाड़ियों के जरिए कास्ट किए गए कम्बिनेशन स्पेल के सामने यहां तक कि खौफनाक हद तक मजबूत 13 खिलाड़ी भी गिर जाएंगे अगर वो लापरवाह रहे। जिक्र न करें, उन्होंने इस बार ऐसे 7 कम्बिनेशन स्पील्स इस्तेमाल किए थे। ठीक है, रेज डेड स्क्रूल्स इस्तेमाल करने और उन्हें दोबारा जिंदा करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि डिवाइन ट्राइब को उकसाना कितना बेवकूफाना है। मीकाफरी ने रेज डेड स्क्रूल्स पकड़े हुए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का इशारा करते हुए कहा। रेज डेड स्क्रोल एक कीमती औजार था जो सिर्फ कदीम खंडरात में पाया जा सकता था। स्क्रोल का असल काम जंग में गिरे हुए साथियों को दोबारा जिंदा करना था। ताहम ये इस वक्त भी कारामत था जब वो दुश्मन खिलाड़ियों को बार बार मारना चाहते थे। फिर भी रेज डेड स्क्रूल्स पकड़े हुए डिवाइन ट्राइब के अरकान के सैफ अली के ग्रुप को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करने के बाद वो उलझन में अपने स्क्रूल्स को घूरने लगे। क्या हुआ? तुम उन्हें दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर रहे? मीकाफरी ने अपने मातहतों को रेज डेड स्क्रूल्स अब भी उनके हाथों में देखकर पूछा। वाइस गिल्ड लीडर, किसी वजह से ये रेज डेड स्क्रूल्स उन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। स्क्रूल्स टूटे हुए हो सकते हैं, एक 13 रेंजर ने इत्तला दी। टूटे हुए? मीकाफरी इस सूरत हाल पर थोड़ा हैरान हुआ। उसने फिर अपनी नजरें अपने सामने शोलों के समंदर की तरफ मोड़े। रेज डेड स्क्रूल्स पहले कभी फाल होने में नाकाम नहीं हुए थे। अगर दोबारा जिंदा करने का अमल नाकाम हुआ तो उसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। दोबारा जिंदा करने का हदफ अब भी जिंदा था। अगले ही लम्हे शोले बिखरने लगे और थंडर ईगल की मुकम्मल शक्ल बाकी मानदा शोलों के दरमियान मंडलाती हुई नमूदार हुई। थंडर ईगल के गिर्द एक रुकावट थी जिसने फ्लाइंग माउंट को जहन्नम से मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया था। ये रुकावट सैफ अली के इबसोलेविट डोमेन की पैदावार थी। चूंकि तुम हमला कर चुके हो तो अब मेरी बारी है, सैफ अली ने ऐलान किया। उसने फिर अपना बाजू उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मीकाफरी के ग्रुप पर फुलियम डोमेन कास्ट किया। चैप्टर 2447 7 लोमेनरेज रंग की असल ताकत। जैसे ही सैफ अली ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मीकाफरी और उसके कई सौ अरकान के ऊपर 60 गज के रदिस के साथ एक दोहरा जादुई दायरा नमूदार हुआ।
एक बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला स्पेल। बुरा नहीं है। जब मिकाफ्री ने अपने ऊपर 2 बड़े सुर्ख जादुई दायरे देखे तो वो थोड़ा हैरान हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली जैसा सूरमा ऐसा नायाब स्पेल रखता होगा। उसने फौरन अपने मातहतों को आवाज दी, सब लोग इंस्टेंटेनियस मूवमेंट स्क्रूल्स इस्तेमाल करो और यहां से निकल जाओ। बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले स्पील्स अब गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ ताकतों के लिए अजनबी नहीं थे। ऐसे स्पील्स आमतौर पर गिल्ड वॉर्स के दौरान इस्तेमाल किए जाते थे क्योंकि वो बड़े पैमाने पर लड़ाई में सबसे ज्यादा मुअस्सर थे। लिहाजा मुख्तलिफ ताकतों ने एक मुनासिब जवाबी कार्रवाई के बारे में सोचा था। वो स्पेल के एओई से जल्द अज जल्द बचने के लिए इंस्टेंटेनियस मूवमेंट स्क्रूल्स इस्तेमाल करेंगे। अगरचे बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले स्पील्स खौफनाक हद तक ताकतवर थे, लेकिन उनका कास्ट टाइम बहुत लंबा था। एक बार जब किसी ने किसी खिलाड़ी को बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला स्पेल कास्ट करते हुए देखा तो वो इंस्टेंटेनियस मूवमेंट स्क्रोल के साथ आसानी से हमले से भाग सकता था। यकीनन बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले स्पील्स के अब भी बड़े असरात थे। गिल्ड वॉर्स आमतौर पर अफरा तफरी वाली होती थीं, जिनमें खिलाड़ियों की बहुत बड़ी तादाद शामिल होती थी। कुछ खिलाड़ी दुश्मन की मुदाखलता इंस्टेंटेनियस मूवमेंट स्क्रूल्स की कमी की वजह से अपनी फरार की कोशिशों में नाकाम होने वाले थे। बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले स्पील्स अब भी काफी खिलाड़ियों को निशाना बनाएंगे, कतनजर उसके कि वो मुअस्सर साबित हों। ताहम मिकाफ्री के साथ सिर्फ कई सौ मातहत थे और वो सब डिवाइन ट्राइब के माहिरीन थे। इनमें से हर एक के पास चंद टर 2 इंस्टेंटेनियस मूवमेंट स्क्रूल्स थे। टर 1 वर्जन का तो जिक्र ही किया है। इन सब ने ये स्क्रूल्स इस सूरत में तैयार किए थे कि उन पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले स्पील्स अगिनविम की नस जैसे जंगी हथियारों से हमला किया जाए। अपने अहकामात पर अमल करते हुए डिवाइन ट्राइब के माहिरीन ने अपने बेग से स्क्रूल्स निकाल लिए। दरी असना मिकाफ्री ने अपने फ्लाइंग माउंट को फुलियम डोमेन की हद से बाहर निकाला। ताहम जैसे ही सब ने भागना शुरू किया, उनके ऊपर मौजूद दोहरा जादुई दायरा मुकम्मल हो गया और अपने गिरदोनवा से माना जज्ब करना शुरू कर दिया। ब्लैक होल की तरह दायरे ने 500 गज के रद इसके अंदर मौजूद तमाम माना को निकाल लिया। अब न सिर्फ जादुई दायरे के आसपास का इलाका माना से खाली था, बल्कि दायरे के तेजी से माना जज्ब करने ने इलाके के अंदर फिजाई बिगाड़ भी पैदा कर दिया था। एक लम्हे के लिए आसमान तारीक हो गया और रेंज के अंदर मौजूद तमाम खिलाड़ियों का दम घुटने लगा जैसे वो किसी अथाह दलदल में गिर गए हों। क्या हो रहा है? आसमान तारीक क्यों हो गया है? सांस लेना हरकत करना कितना मुश्किल है। मेरा इंस्टेंटेनियस मूवमेंट स्क्रोल फाल नहीं होगा। नहीं, ये सही नहीं है। ये सिर्फ इंस्टेंटेनियस मूवमेंट स्क्रूल्स नहीं है। मैं अपना टो बिलिंक स्पेल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये किस किस्म का बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला स्पेल है? फुलियम डोमेन के एओई के अंदर मौजूद डिवाइन ट्राइब के अरकान घबरा गए, अपना सुकून खो बैठे। ताहम इससे पहले कि वो अपने होश व हवास बहाल कर पाते, मैदान जंग के ऊपर मौजूद दोहरे जादुई दायरे से माना उबलने लगी। अगले ही लम्हे जमीन से आग के बुलंद व बाला सुतून निकले। रेंज के अंदर मौजूद डिवाइन ट्राइब का हर रुकन फौरी तौर पर राख बन गया। यहां तक कि उनके गिराए गए कुछ हथियार और साजो सामान जलकर सिया हो गए, जो स्क्रैप मेटल से ज्यादा कुछ नहीं रहे। आग के सतूनों के शदीद दर्जा हरारत ने उनके पैरों तले मिट्टी को सफेद गर्म लावे में पिघला दिया। खिलाड़ी कई सौ गज दौड़ से भी सतूनों की गर्मी की लहरों को महसूस कर सकते थे। गोया वक्त थम गया हो। कान में मौजूद दसियों हजार खिलाड़ियों ने हैरत ज़दा खामोशी के साथ आग के उठते हुए सतूनों को घूरा। उसने क्या क्या? यान शाह आचान की नज़रों में सदमा और तजस्सुस तीर रहा था जब उसने सैफ अली की तरफ देखा, जो थंडर ईगल की पीठ पर खड़ा रहा। जितना वो बता सकती थी, सैफ अली ने सिर्फ एक बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला स्पेल इस्तेमाल किया था, लेकिन मिकाफ्री और उसके फ्लाइंग माउंट पर मौजूद 3 खिलाड़ियों के अलावा डिवाइन ट्राइब का हर खिलाड़ी अपने होश व हवास खो बैठा था। इन सब ने अपने बेग से इंस्टेंटेनियस मूवमेंट स्क्रूल्स निकाले थे, फिर भी वो सैफ अली के स्पेल को फटते हुए देखने के लिए खड़े रहे। ये तकरीबन ऐसा लग रहा था जैसे डिवाइन ट्राइब अलिफाशवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए जीरो ओनक के साथ परफॉर्म कर रहे हों। ताहम डिवाइन ट्राइब एक टॉप रैंकिंग सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड था, जो सुपर गिल्ड्स का मुकाबला भी कर सकता था, और वो इस वक्त मगरबी बर्रे आज़म पर थे, मशरकी बर्रे आज़म पर नहीं। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि डिवाइन ट्राइब जीरो ओनक जैसे सेवडव सुपर पावर के गिल्ड लीडर के लिए इतनी इज्जत दिखाने के लिए इस हद तक जाए।
यान शाहचियान और अल्फाजवर के अरकान ही वाहिद हैरान खिलाड़ी नहीं थे। यहां तक कि सैफ अली भी अपने नताइज देखकर दंग रह गया। माना बॉडी के साथ फुलियम डोमेन कास्ट करना वाकई इतना ताकतवर है। सैफ अली अपनी उंगली में मौजूद 7 लोमेनरेज रंग पर एक नज़र डाले बगैर न रह सका जब उसने डिवाइन ट्राइब के कई सौ अरकान को राख में बदलते देखा। अगरचे वो जानता था कि जब खिलाड़ी T3 तक पहुंच जाएंगे और अपनी माना बॉडीज हासिल कर लेंगे तो स्किल्स और स्पील्स काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन इसने नहीं सोचा था कि 7 लोमेनरेज रंग की एक्टिविटेबल स्किल्स इतनी मजबूत हो जाएंगी। उसने फुलियम डोमेन को सिर्फ डिवाइन ट्राइब के अरकान को बखेरने के लिए इस्तेमाल करने का इरादा किया था। उनकी टीम के कम्बिनेशन स्पील से निमटना एक चैलेंज था, और अगर उसने डिवाइन ट्राइब के दो माहिरीन को उन स्पील्स को आजादाना तौर पर इस्तेमाल करने दिया तो वो भी उनके खिलाफ जिदोजहद करेगा। उसने हकीकत में एक फुलियम डोमेन के साथ उन तमाम दो माहिरीन को नीस्तो नाबूद करने की तवक्को नहीं की थी, और स्पेल ने अपने 500 गज के रदिस के अंदर मौजूद तमाम दस्तयाब माना को भी जज्ब कर लिया था। उसने अपनी पिछली जिंदगी के दौरान भी सिर्फ चंद बार ऐसे खौफनाक स्पील्स देखे थे। किसी इलाके को इसकी माना से महरूम करना गॉड्स डोमेन में एक खौफनाक सलाहियत थी। माना खेल में हर चीज की बुनियाद थी। ये जिंदगी का जरिया और ताकत का जरिया दोनों थी। किसी खिलाड़ी को माना से खाली इलाके में छोड़ना किसी को खला के वैक्यूम में भेजने से भी ज्यादा तकलीफ दे था। न सिर्फ खिलाड़ी माना से खाली इलाके में स्किल्स और स्पील्स इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, बल्कि बका भी एक मसला होगी, खास तौर पर उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने अभी तक माना बॉडी हासिल नहीं की थी। ऐसे इलाके में रहना अमली तौर पर मोहलिक था। जबकि सैफ अली अपने 7 लोमेनरेज रंग को घोर रहा था, मिकाफ्री ने सूरमा को एक संजीदा नज़र से देखा। ये पहला मौका था जब इसका सामना किसी ऐसे स्पेल से हुआ था जो उसके कई सौ दो मातहतों को भागने का मौका दिए बगैर खत्म कर सकता था। वाइस कमांडर, इस खिलाड़ी ने जो स्पेल अभी इस्तेमाल किया है वो बहुत ताकतवर है। उसने अपनी रेंज के अंदर मौजूद तमाम माना को निगल लिया था। तो 3 खिलाड़ी जैसे हम ऐसे माहौल में ठीक हो सकते हैं, लेकिन 2 खिलाड़ी ज़बह होने वाली भेड़ों की तरह हैं। मिकाफ्री के पीछे खड़ी सुर्ख बालों वाली खातून एलिमेंटलिस्ट ने संजीदा तासुरात के साथ सैफ अली के ग्रुप को देखते हुए कहा। डिवाइन ट्राइब के दूसरे 3 माहिरीन ने भी सैफ अली के ग्रुप का बगौर मुशाहिदा करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने अजनबियों को नादान चैलेंजर्स के तौर पर मुस्तरद करने की हिम्मत नहीं की। सैफ अली के बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले स्पेल के साथ वो सैफ अली के ग्रुप के खिलाफ हमले में 2 माहिरीन पर भरोसा नहीं कर सकेंगे। वो सिर्फ अपने जैसे 3 माहिरीन पर भरोसा कर सकते थे। बदकिस्मती से 3 माहिरीन अब भी नाकाबिल यकीन हद तक नायाब थे। सैफ अली के 3 माहिरीन को शिकस्त देने के लिए इनमें से काफी को इकट्ठा करना एक बड़ा चैलेंज होगा, खास तौर पर अगर सैफ अली और उसके साथी भागने पर तवज्जो मरकूज करें। अचानक सैफ अली ने मिकाफ्री की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम जारी रखना चाहते हो? मगरिबी बर्रे आज़म का दौरा करने का उसका मकसद डिवाइन ट्राइब के साथ जंग शुरू करना नहीं था। वो महज इत्तेफाक से इन खिलाड़ियों के सामने आ गया था। अगर डिवाइन ट्राइब की टीम ने लड़ाई न छेड़ी होती तो वो पहले ही इस खुदा की छोड़ी हुई जगह से चला गया होता। चैप्टर 2448 डिवाइन ट्राइब दंग रह गया। अगरचे सैफ अली ने बहुत ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन मिकाफ्री और उसके साथियों ने इसे साफ सुना था और इस सवाल ने उन्हें गुस्से में डाल दिया। उन्हें यकीन था कि वो सैफ अली के ग्रुप को डिवाइन ट्राइब को बेवकूफ़ाना तौर पर उकसाने की कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकते हैं। फिर भी पलक झपकते ही सूरमा ने डिवाइन ट्राइब के कई सौ 2 माहिरीन को हलाक कर दिया था। वो अब तक होने वाले वाक़यात को बर्दाश्त करने के काबिल थे, लेकिन सैफ अली अभी बहुत आगे निकल गया था। सैफ अली के लहजे में इन लोगों के लिए हमदर्दी और तरस था जिन्हें वो अपने से कमज़ोर समझता था। वो उनके साथ दुश्मनों जैसा सलूक भी नहीं कर रहा था, बल्कि एक मामूली खलफिशार के तौर पर जिसमें इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये तौहीन आमेज था, एक मुकम्मल शर्मिंदगी। पागल, ब्लैक फुलियम पागल हो गया होगा। यान शाहचियान, जिसने जादुई आईने के जरिए देखा, हैरत से खुली आंखों से घूरने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि सैफ अली अपनी शख्सियत के साथ ज़ीरो ओनग का गिल्ड लीडर कैसे बन गया, बल्कि वो इस बात पर हैरान थी कि सैफ अली गॉड्स डोमेन में अब तक कैसे जिंदा रहा। ये एक हकीकत थी कि सैफ अली ने अपने फुलियम डोमेन की ताकत से मिकाफ्री को हैरान कर दिया था। स्पेल के असरात ने यान शाहचियान को भी हैरान कर दिया था। दरीं असना, सूरमा और उसकी टीम के पास इसके फ्लाइंग माउंट के जरिए इलाके से निकलने के लिए काफी वक्त था।
अगर सैफ अली ऐसा करता तो दंग रह जाने वाले डिवाइन ट्राइब के अरकान उसे और उसकी टीम को जाने देते। फिर भी ना सिर्फ सैफ अली नहीं गया, बल्कि इसने डिवाइन ट्राइब को मजीद उकसाने की कार्रवाई जारी रखी। क्या सैफ अली इस बात से बेखबर था कि कान में डिवाइन ट्राइब के 7,000 से ज्यादा अरकान मौजूद हैं, जिनमें 60 से ज्यादा मुकम्मल तौर पर मुसल्लाह 3 माहिरीन हैं? सैफ अली का बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला स्पेल यकीनन ताकतवर था, लेकिन ऐसे तमाम स्पेल्स के कोल डाउन बहुत लंबे होते थे। खिलाड़ी खुशकिस्मत होंगे अगर वो एक ही लड़ाई में 2 बार एक ही बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला स्पेल इस्तेमाल कर सकें। देखने वाले खिलाड़ी सिर्फ इसलिए दंग रह गए थे क्योंकि मगरिबी बर्र-ए-आज़म पर एक ही बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले स्पेल ने सैकड़ों 2 माहिरीन को हलाक किए हुए काफी अरसा हो गया था। एक बार जब डिवाइन ट्राइब के माहिरीन अपने होश और हवास बहाल कर लेंगे तो वो सैफ अली और उसके 3 माहिरीन को आसानी से तबाह कर सकते थे। जिस फौज को डिवाइन ट्राइब ने कान का मुहासरा करने के लिए भेजा था, वो इसके दोबारा मुनज़्ज़म किए गए ट्रम्प कार्ड लीजेंस में से एक थी, जो अपने तौर पर एक गिल्ड शहर पर कब्जा करने के लिए काफी ताकतवर थी। फौज के पास अपने रास्ते में 3 खिलाड़ियों को शिकस्त देने के एक से ज्यादा तरीके थे, ये सिर्फ कम्बिनेशन स्पील्स तक महदूद नहीं थी। ताहम जिस चीज ने यान शाहजहां को वाकई हैरान किया वो सैफ अली के पीछे से आबदागाल और दूसरों का रवैया था। सैफ अली के हंगामे के बावजूद इनमें से किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। वो महज ऐसे देख रहे थे जैसे वो इसमें शामिल ही ना हो। वो यहां तक सोचने लगी कि क्या आबदागाल और उसके साथी सैफ अली के गिल्ड से है। जारी रखना छोकरे, तुम जरूर खुदकुशी करना चाहते हो। तुमने सिर्फ एक ताकतवर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला स्पेल कास्ट किया है, फिर भी तुम सोचते हो कि तुम डिवाइन ट्राइब के सामने अपनी मर्जी के मुताबिक सलूक कर सकते हो। एक 3 रेंजर गुस्से से चलाया मिकाफरी के पीछे से। कमांड का इंतजार किए बगैर रेंजर ने अपनी पीठ पर मौजूद तरकश से 3 क्रिस्टल तीर निकाले, जिन पर नक्शो निगार बने हुए थे, और उन्हें सैफ अली पर चला दिया। जिस लम्हे ये 3 क्रिस्टल तीर रेंजर की कमान से निकले, उन्होंने आवाज की रफ्तार को तोड़ दिया, जिससे एक सोनिक बूम पैदा हुआ जिसने इलाके को हिलाकर रख दिया। तीर की ताकत से खला खुद गैर मुस्तहकम होने लगा। ये तीनों तीर इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड को शदीद जख्मी करने के काबिल थे, और वो इतने तेज थे कि इंसानी आंख के लिए पोशीदा हो गए। मैं नहीं जानती कि तुम लोग कौन हो, लेकिन चूंकि तुमने डिवाइन ट्राइब को उकसाने की हिम्मत की है, तुम सब आज यहां मरोगे। सुर्ख बालों वाली खातून एलिमेंटलिस्ट सर्द लहजे में गुर्राई जब इसने अपने आग वाले स्टाफ को लहराना शुरू किया, बगैर किसी मंतर के 3 स्पेल मैनीफोल्ड अल्यूशनस कास्ट किया। 3 क्रिस्टल तीर 1 दर्जन कापियों में तकसीम हो गए, सबका रुख सैफ अली की तरफ था। ना सिर्फ तीरों में फर्क करना नामुमकिन था, बल्कि वो मजीद ताकतवर भी हो गए। क्या इस क्रिम्जन विच ने स्पेल कम्बिनेशन तकनीक में महारत हासिल कर ली है? यान शाहजहां ने पुकारा जब उसने अपने जादुई आईने में 12 तीर देखे। खेल के इस मरहले पर तमाम जादुई क्लास के खिलाड़ी स्पेल कम्बिनेशन में महारत हासिल करने का ख्वाब देखते थे। तकनीक में महारत हासिल करना डबल स्पीड कास्टिंग में महारत हासिल करने से भी ज्यादा मुश्किल था, जो ब्रोंज कॉम्बैट टेक्निक्स का मुकाबला करती थी। यहां तक कि यान शाहजहां ने भी तकनीक के तारुफी तसव्वुरात को नहीं समझा था। पूरे अलिफाजवर में सिर्फ चैम्बर के चीफ एलिमेंटलिस्ट ने तकनीक में महारत हासिल की थी, लेकिन वो एलिमेंटलिस्ट एक हकीकी पुराना इफरीत था। यहां तक कि डवन फैमिली के डवन हाशिन को भी इस पुराने इफरीत का एहतराम करना पड़ता था। आम डोमेन रिलिम माहिरीन मुकाबला करने की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। और फिर भी डिवाइन ट्राइब की क्रिम्जन विच, जो हाल ही में डोमेन रिलिम तक पहुंची थी, उसने स्पेल कम्बिनेशन तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। अगर खिलाड़ी इस तकनीक को अंजाम दे सकते, एक स्पेल को दूसरे स्पेल आइस्कल के साथ मिलाकर, तो नतीजे में होने वाला हमला एक मियारी तब्दीली से गुजरेगा और इतना ताकतवर हो जाएगा कि ट्रस से तजावुज कर जाए। यही वजह थी कि तमाम जादुई क्लास के खिलाड़ी इस तकनीक में महारत हासिल करने के लिए लड़ते थे। जैसे ही 12 तीर अपने निशाने पर पहुंचने वाले थे, सैफ अली ने कलंग रे को मियान से निकाला और सूरमा ने आने वाले तीरों पर सेक्रेड सौरुड लहराई। शाकिड सीक्रेट टेक्निक लाइटनिंग फ्लैश पींग पींग पींग। गोया तीर एक नाकाबिल तस्खीर दीवार से टकरा गए हों, वो फट गए और अपने हदफ से जरा पहले ही आसमान से गिर गए। वो सैफ अली के 5 गज के अंदर भी नहीं पहुंच पाए थे। सूरमा को जख्मी करना तो दूर की बात, नामुमकिन। क्रिम्जन विच की आंखें बाहर निकल आईं जब इसने तीरों को जमीन पर गिरते देखा।
وہ حملہ ایک ٹرتین اسپیل اور ایک ٹرتین اسکل کا مجموعہ تھا۔ اگرچہ مجموعہ مکمل طور پر درست نہیں تھا، لیکن حملے میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اسی لیول کے گرینڈ لارڈ رینک کے آرکیکسٹس کے وار کا مقابلہ کر سکے۔ چاہے حملہ ٹرتین کھلاڑی کو فوری طور پر ہلاک نہ کر سکے، اسے کسی کو اڑا دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا۔ آخر ہوا کیا تھا؟ دیکھنے والا ہر شخص دنگ رہ گیا، خاص طور پر ڈیوائن ٹرائب کے ٹرتین ماہرین۔ کسی کو بھی اس بات کا بہتر اندازہ نہیں تھا کہ کرمزن وچ کی اسپیل کمبینیشن تکنیک کتنی طاقتور تھی جتنا کہ انہیں تھا۔ یہاں تک کہ ان کے لیجن کے وائس کمانڈر میکافری کو بھی اس حملے کے خلاف اپنا دفاع کرنے کے لیے برسرک اسکل کو فعال کرنا پڑتا۔ تاہم سیف علی نے تیروں کو روکنے کے لیے اسکل اسپیل کا استعمال بھی نہیں کیا تھا، برسرک اسکل تو دور کی بات۔ ایک بے مثال افریت میکافری کے تاثرات سیاہ ہو گئے جب اس نے سیف علی کو بغیر کسی نقصان کے دیکھا۔ بے مثال افریت کا خطاب بہت سے ماہر کھلاڑیوں کے ٹرتین تک پہنچنے کے بعد ہی فیشن میں آیا تھا۔ بہت سی طاقتیں اب بھی اس بات سے واقف نہیں تھیں کہ اس خطاب کا کیا مطلب ہے یا یہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن ڈیوائن ٹرائب جیسی سپر پاور اس بات سے پوری طرح واقف تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ڈیوائن ٹرائب پہلے بھی بے مثال افریتوں کی طاقت کا مشاہدہ کر چکا تھا۔ بے مثال افریت غیر معمولی طور پر مضبوط ماہرین تھے جو اکیلے ہی 103 ماہرین کی ٹیم کو شکست دے سکتے تھے، جو کہ سب سے مضبوط ٹیم تھی جسے مختلف سپر پاورز اس وقت میدان میں اتار سکتی تھی۔ میکافری اس کے علاوہ کوئی دوسری وضاحت نہیں سوچ سکتا تھا کہ سیف علی نے بغیر کسی نقصان کے کرمزن وچ کے اسپیل کمبینیشن کو کیسے روکا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا وہ واقعی ایک بے مثال افریت ہے؟ جب انہوں نے اپنے وائس کمانڈر کو بڑبڑاتے ہوئے سنا تو علاقے میں موجود 13 ماہرین حیرت سے سیف علی کو گھورنے لگے۔ یان شاچیان کا جبڑا اس انکشاف پر گر گیا۔ وہ خود کو اس بات پر یقین دلانے پر مجبور نہ کر سکی کہ سیف علی واقعی افوازدہ بے مثال افریتوں میں سے ایک تھا۔ چیپٹر 2449 سیف علی کی خوفناک ٹیم۔ چونکہ میکافری نے اس امکان کو تسلیم کر لیا تھا کہ سیف علی ایک بے مثال افریت ہے، اس لیے ہر کوئی سورما کو ایک الگ نظر سے دیکھنے لگا۔ ڈیوائن ٹرائب کے ارکان، خاص طور پر، اب اپنی سابقہ قاتلانہ نیت کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ اب وہ صرف اسے خوف اور حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ الفاجور کے ارکان میں سے کوئی بھی حیران نہیں ہوا، اور انہوں نے ڈیوائن ٹرائب کے ارکان کا بزدل ہونے پر مذاق نہیں اڑایا۔ وہ بھی اتنے ہی واقف تھے کہ ٹرتین کے بے مثال افریت کتنے طاقتور تھے۔ بے مثال افریت گارڈز ڈومین کی مختلف سپر پاورز کے ساتھ برابری کی بنیاد پر کھڑے ہو سکتے تھے، ان سپر پاورز سے بطور فرد خطاب کر سکتے تھے۔ وہ بلا شبہ سب سے مضبوط ماہرین تھے جو اس وقت گارڈز ڈومین میں موجود تھے۔ ماہرین ان بے مثال افریتوں کو صرف ان کی خام طاقت اور تکنیکوں کے لیے دیکھ سکتے تھے۔ 13 ماہرین خاص طور پر اس بات سے واقف تھے کہ ان کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے۔ ماہرین کے لیے بے مثال افریت NPC انسانوں کے لیے ہیروز کی طرح تھے۔ ہیروز کی طاقت عام فہم سے بالاتر تھی، وہ عام لوگوں کی پہنچ سے باہر تھے۔ سائلنٹ ونڈر نے واقعی ایسے ماہر کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مجھے ان پرانے ساتھیوں سے بات کرنی پڑے گی۔ جیسے ہی الفاجور چیمبر آف کامرس کے برسرکر کنگ ایلڈر نے اپنے جادوئی آئینے سے سیف علی کو دیکھا، سائلنٹ ونڈر کے بارے میں اس کا تاثر کافی بہتر ہو گیا۔ اگر کھلاڑی گارڈز ڈومین میں تیزی سے ترقی کرنا چاہتے تھے تو وسائل ایک مطلق ضرورت تھے۔ تاہم ہتھیار، سازو سامان، اسکل بکس اور جنگی تکنیک جیسی اشیاء حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا تھا، خاص طور پر ان کھلاڑیوں کے لیے جو اکیلے کام کرتے تھے۔ اگر کھلاڑی ان اشیاء کو جمع کرتے ہوئے فرنٹ لائن پر موجود لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے تو انہیں سب کچھ حاصل کرنا پڑتا، چاہے اس کا مطلب خود کو موت کے منہ میں دھکیلنا ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا تمام ماہر کھلاڑی جو مضبوط بننا چاہتے تھے انہیں ایک طاقت کی حمایت کی ضرورت ہوتی تھی جو انہیں لیولنگ اور اپنے جنگی معیار کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دیتی تھی۔ اس کی وجہ سے طاقت کی حمایت رکھنے والے ماہرین کا مقابلہ کرنا آزاد کھلاڑیوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ چیمبر کے کئی اہم خاندان الفاجور چیمبر آف کامرس کے زیادہ تر وسائل کو کنٹرول کرتے تھے، اور اگرچہ گلڈ ایلڈرز جیسے کہ وہ خود بھی ایک چھوٹے سے حصے کو کنٹرول کرتے تھے، لیکن یہ اس اسٹاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا جس تک اہم خاندانوں کی رسائی تھی۔ یہ خاندان الفاجور کی بنیاد رکھنے کے ذمہ دار تھے، بہرحال، اور ان کے پاس چیمبر کے حصص کا ایک بڑا حصہ تھا۔ یہ فطری بات تھی کہ الفاجور کے زیادہ تر وسائل ان کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ حقیقت میں
शेयर होल्डर खानदानों की नौजवान नस्ल के दरमियान सालाना मुकाबला ये तय करने का एक जरिया था कि इन वसाइल को किस तरह मुख्तस किया जाना चाहिए। आने वाला सालाना मुकाबला खास तौर पर सख्त होगा क्योंकि अहम खानदान अपना सब कुछ दांव पर लगाने का मंसूबा बना रहे थे। गॉड्स डोमेन हर गुजरते दिन के साथ हकीकी दुनिया में ज्यादा असर और रसूख हासिल कर रहा था। गिल्ड खेल से जो मुनाफा कमा सकता था वो माजी के वर्चुअल रियलिटी गेम्स से हासिल होने वाले मुनाफा से कहीं ज्यादा होगा। अब जबकि इसे मालूम हुआ कि साइलेंट वंडर को सैफ अली जैसे बेमिसाल इफरीत की हिमायत हासिल है, वो बता सकता था कि अगले मुकाबले में इसकी कारकर्दगी गैर मामूली होगी। इसका मतलब ये था कि लांग फैमिली अलिफाशवर से इस वक्त मिलने वाले वसाइल से भी ज्यादा वसाइल हासिल करेगी। तो क्या हुआ अगर ब्लैक फुलियम मगरबी बर्रे आजम पर आ गया? मैं अगले फैमिली मुकाबले में साइलेंट वंडर को शिकस्त दूंगी। यान शाहचियान ने बरसरिकर किंग एल्डर की तरफ देखा, हिकारत से मगलूब होकर। इसके तासुरात से अंदाजा होता था कि वो लांग फैमिली की खुशामद करने पर गौर कर रहा है। अगरचे इसने ना तो सैफ अली के मगरबी बर्रे आजम का सफ़र करने की तवक्को की थी और ना ही इसने इसकी ताकत के मुतासिर कुन मुजाहरे की तवक्को की थी, लेकिन वो साइलेंट वंडर को उसे शिकस्त देने में मदद नहीं कर सकता था। अगला फैमिली मुकाबला कीमिया के मेयार असाजो सामान के मेयार का नहीं होगा, बल्कि ये इनफरादी जंगी मेयार का मुकाबला होगा। गॉड्स डोमेन में ताकत ही सब कुछ थी और जंगी मेयार ये तय करेंगे कि आया कोई बेहतर वसाइल हासिल कर सकता है या नहीं। न सिर्फ मगरबी बर्रे आजम पर लड़ाई मशरिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा शदीद थी, बल्कि इसमें ज्यादा मुअस्सर वरासत और वसाइल भी थे जिन्होंने जंगी मेयार को बेहतर बनाया। हमला आवर डिमोंट मखलूक की अफवाज से लड़ना खास तौर पर इस वक्त मददगार था जब कोई अपने जंगी मेयार की तरबियत कर रहा हो। चाहे जीरो ओनग साइलेंट वंडर की तरक्की में अपना सब कुछ झोंक दे, उसके पास यान शाहचियान और अलिफाशवर के दीगर बासलाहियत खिलाड़ियों का मुकाबला करने की कोई उम्मीद नहीं थी जो मगरिब में मुसलसल लड़ते और तरबियत हासिल करते थे। यही वजह थी कि लांग जियंग लोंग ने पिछले मुकाबले के बाद साइलेंट वंडर को मगरबी बर्रे आजम लाने की कोशिश की थी, लेकिन सैफ अली ने हंसते हुए इसरार किया था कि जीरो ओनग साइलेंट वंडर के लिए अलिफाशवर से ज्यादा मददगार साबित होगा, एक ऐसी ताकत जो दोनों अहम बर्रे आजमों के दरमियान सफर कर सकती थी। सैफ अली के ग्रुप के जाने के बाद अलिफाशवर और डिवाइन ट्राइब ने अपनी लड़ाई बंद कर दी। मीकाफरी, जो डिवाइन ट्राइब की जानिब से लड़ाई की कमांड करने का जिम्मेदार था, अब लड़ाई के मोड में नहीं था और उसके दस्ते हल्की सी अफरा तफरी का शिकार हो गए थे। उसने सबको पीछे हटने का हुक्म दिया था जबकि वो क्रिम्सन विच और दूसरों के साथ सिल्वर लाइन सिटी वापस चला गया था। वो ग्रेट एल्डर से बात करना और वजाहत तलब करना चाहता था। सैफ अली एक बेमिसाल इफरीत हो सकता है, लेकिन डिवाइन ट्राइब कोई आम सुपर पावर नहीं था। एक अजनबी को इतनी बड़ी रियायत देने के बाद गिल्ड मगरबी बर्रे आजम की मुख्तलिफ सुपर पावर्स के दरमियान हंसी का निशाना बन जाएगा। सिल्वर मून एम्पायर, सिल्वर लाइन सिटी। शहर के टेलीपोर्टेशन हॉल में कई रोशन चमकें नमूदार हुईं जब सैफ अली का ग्रुप ग्रेट एल्डर एडवुल्फ के साथ सिल्वर लाइन सिटी, सिल्वर मून एम्पायर के दूसरे बड़े एनपीसी शहर में दाखिल हुआ। जिस लम्हे सैफ अली और उसके साथी टेलीपोर्टेशन हॉल से बाहर निकले, उन्हें एहसास हुआ कि मगरबी बर्रे आजम के एनपीसी शहर मशरिक के शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहां तक के शहर का माहौल भी मुख्तलिफ था। तो ये मगरबी बर्रे आजम का एक शहर है? हैरान होकर आबदा गाल आहिस्ता से घूमी जब इसने अपने अर्द गिर्द देखा। मशरिकी बर्रे आजम पर एनपीसी शहरों में आम तौर पर पुरअमन माहौल होता था, लेकिन सिल्वर लाइन सिटी में तवानाई गैर मामूली तौर पर तनाव वाली थी। ऐसा महसूस होता था जैसे एनपीसीज समेत हर कोई मुसलसल चौकस और लड़ाई के लिए तैयार है। मजीद बरा ग्रुप ये देखकर हैरान हुआ कि शहर की सड़कों पर एनपीसी सिपाही गश्त नहीं कर रहे थे, बल्कि डिवाइन ट्राइब के अरकान और एडवेंचरस एसोसिएशन के एनपीसीज नज़्म व ज़ब्त बरकरार रख रहे थे। एसोसिएशन के लिए काम करने वाले खिलाड़ी शहर की दाखिला फीस जमा करने के भी जिम्मेदार थे। ऐसा लगता था जैसे शहर का इंतजाम खिलाड़ियों के जरिए किया जा रहा है जिन्हें एडवेंचरस एसोसिएशन ने मुलाजिम रखा है। जैसे ही सैफ अली और दूसरे एडवुल्फ के पीछे शहर की मरकजी सड़क से गुजरे, वो करीबी खिलाड़ियों के आला जंगी मेयार को महसूस कर सकते थे। इन खिलाड़ियों के पास मशरिकी बर्रे आजम के खिलाड़ियों के मुकाबले में माना कंट्रोल भी ज्यादा था। ये शहर की दुकानों और सड़कों पर लगे स्टॉल्स पर दस्तयाब जादुई स्क्रूल्स की बुनियाद पर वाज़ेह था। अगरचे मशरिकी खिलाड़ी भी जादुई स्क्रूल्स फरोख्त करते थे, लेकिन वो अक्सर कम मेयार की अशिया होती थीं, ज्यादातर सिर्फ एक जादुई स्क्रूल्स। 2 और 3 जादुई स्क्रूल्स अब भी इंतहाई नायाब थे। सिल्वर लाइन सिटी में
ताहम तो 2 जादुई स्क्रूलिज स्टॉल्स पर दुकानों में आम अशिया थीं। कुछ दुकानें तो 3 जादुई स्क्रूलिज और इंटरमीडिएट बैरियर स्क्रूलिज भी फरोख्त करती थीं, जो मशरिक के मुकाबले में कम अज कम 50% सस्ते थे। यकीनन इसमें से किसी चीज़ ने सैफ अली को हैरान नहीं किया। मगरिबी बर्रे आज़म कदीम ज़माने से डीमोक मखलूक़ात की लहरों के खिलाफ लामुतनाही लड़ाई में उलझा हुआ था। इस तरह इसकी जादुई तहकीक मशरिक के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता थी, ख़ास तौर पर जब माना के इस्तेमाल की बात आती थी। दरहकीकत यह काफ़ी तरीके थे जो खिलाड़ी के माना कंट्रोल को बेहतर बना सकते थे और खिलाड़ियों को माना को कंट्रोल करने का तरीका सीखने में मदद दे सकते थे। माना कंट्रोल ख़ास तौर पर जादूगरों के लिए अहम था। जादूगर का माना कंट्रोल जितना ज़्यादा होता, जादुई दायरे बनाना इतना ही आसान होता। मगरिबी बर्रे आज़म की तहकीक की वजह से यहाँ मशरिकी बर्रे आज़म के मुकाबले में कहीं ज़्यादा जादूगर थे। सैफ अली ने यहाँ तक सोचा कि मगरिब की सुपर पावर्स के पास गालिबन इस मरहले पर मास्टर मैजिशियन्स मौजूद हैं। जादूगर सब क्लास लेने वाले इतने ज़्यादा खिलाड़ियों के साथ जादुई स्क्रूलिज और जादुई दायरे के स्क्रूलिज बनाने के लिए अफरादी क़ुव्वत की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा मारी गई डीमोक मखलूक़ात आम तौर पर ईटरबोटेड मैजिक कवर्स और उन स्क्रूलिज को बनाने के लिए ज़रूरी दीगर मवाद गिराती थीं। ये फितरी बात थी कि जादुई स्क्रूलिज और जादुई दायरे के स्क्रूलिज मशरिकी बर्रे आज़म के मुकाबले में बहुत कम कीमत के होंगे। इस हकीकत का फ़ायदा उठाते हुए मशरिकी बर्रे आज़म की वो ताकतें जो मगरिबी बर्रे आज़म का दौरा करने के काबिल थीं, वो अपनी वापसी के सफ़र से पहले हमेशा बड़ी तादाद में जादुई स्क्रूलिज और जादुई दायरे के स्क्रूलिज खरीदती थीं। स्क्रूलिज का एक हिस्सा तिजारत करती थी, जबकि बाकी अपने लिए रखती थी। उसने उन्हें अपने अरकान की तरक्की की रफ्तार को बढ़ाते हुए मुनाफा कमाने के काबिल बनाया। ताहम एडवल्फ के पीछे सिल्वर लाइन सिटी की मरकजी सड़क पर जाने के बाद सैफ अली भी वो देखकर दंग रह गया जो उसने देखा। शहर में बड़ी तादाद में 3 आज़ाद माहिरीन मौजूद थे और अगरचे स्टोन फॉरेस्ट सिटी जितने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मशरिकी बर्रे आज़म के एनपीसी शहरों के आम खिलाड़ियों की बुनियाद पर एक खौफनाक तादाद थी। मज़ीद बरा इनमें से बहुत से 3 आज़ाद खिलाड़ियों की लाइफ रेटिंग्स भी इतनी ही हैरान कुन हद तक ज़्यादा थीं। सैफ अली ने मिकाफरी की अफवाज से भी यही तासुर हासिल किया था, अगरचे वो डिवाइन ट्राइब के 3 माहिरीन थे। उनके पास खास बिल्ड लाइन्स होने में कोई गैर मामूली बात नहीं थी। ताहम सैफ अली को अब एहसास हुआ कि मगरिब के आज़ाद माहिरीन के बारे में भी यही कहा जा सकता है। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम अब हमारे आज़ाद खिलाड़ियों की आला लाइफ रेटिंग्स के बारे में काफ़ी मुतजस्सिस नज़र आते हैं, एडवल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा जब इसने सैफ अली की उलझन देखी। दरहकीकत मैं बहुत मुतजस्सिस हूँ। मंतकी तौर पर वो औजार जो खिलाड़ी की लाइफ रेटिंग को बेहतर बना सकते हैं वो नाकाबिल यकीन हद तक नायाब होने चाहिए। सिर्फ मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास ऐसी अशिया हासिल करने की अहलियत होनी चाहिए। यहाँ तक कि गैर मामूली तौर पर ताकतवर आज़ाद खिलाड़ियों को भी उन औजारों को हासिल करने में मुश्किल पेश आनी चाहिए। फिर भी यहाँ इनमें से बहुत से आज़ाद खिलाड़ियों ने यह कारनामा अंजाम दिया है। ये वाकई हैरान कुन है। सैफ अली ने सर हिलाया। सच तो यह है कि यही वजह है कि मैंने मिकाफरी को रोका और आपको यहाँ मदऊ किया, एडवल्फ ने हंसते हुए कहा। डिवाइन ट्राइब आपके साथ तवील मुद्दती कारोबारी इंतजाम पर बातचीत करना चाहता है, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। इन पहलुओं में से एक जो हम पेश करने का इरादा रखते हैं वो खास बिल्ड लाइन है जो खिलाड़ी की लाइफ रेटिंग को बढ़ा सकती है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप दिलचस्पी रखते हैं? एक कारोबारी इंतजाम? ऐसा लगता है कि आपने अपनी तहकीक कर ली है, ग्रेट एल्डर एडवल्फ, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कर ली है। मिकाफरी के हमारे मैन हेड क्वार्टर में आपकी मौजूदगी की इत्तला देने से पहले ही मैंने आपकी और आपके गिल्ड की मुकम्मल तहकीकात कर ली थी। बहरहाल ऐसे बहुत से गिल्ड्स नहीं हैं जो मिथोलॉजी से ज़्यादा बोली लगा सकें, एडवल्फ ने सर हिलाते हुए इत्तेफाक किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मगरिबी बर्रे आज़म का दौरा करने के काबिल भी होंगे। अगर मिथोलॉजी को इस बारे में मालूम हुआ तो वो गालिबन दंग रह जाएगी। तो अपने मिकाफरी का हाथ रोककर मुझे शिराकतदारी पर बातचीत करने के लिए मदऊ किया। एडवल्फ की वजाहत ने सैफ अली को थोड़ा हैरान किया। उसने तवक्को नहीं की थी कि मशरिकी बर्रे आज़म की खबरें इतनी जल्दी मगरिब तक पहुंच जाएंगी। खेल के इस मरहले पर दोनों अहम बर्रे आज़मों के दरमियान ज़्यादा राबता नहीं होना चाहिए। दोनों में से किसी ने भी दूसरे पर कोई गहराई से तहकीक नहीं की थी। हर कोई अब भी अपने अपने बर्रे आज़म के मामलात में मसरूफ़ था।
किसी के पास किसी गैर मुतल्लिका चीज की परवाह करने के लिए इतना वक्त कैसे होगा? दर हकीकत गार्ड्स डोमेन में बहुत कम ताकतों के पास बर्रे आज़मों के दरमियान सफ़र करने की अहलियत है। डिवाइन ट्राइब मुसलसल मशरिक में खिलाड़ियों को तरक्की के लिए भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम सफ़र का कोई मुनासिब तरीका तलाश करने में नाकाम रहे हैं। अगरचे हमने दूसरी सुपर पावर्स के साथ काम करने पर गौर किया है जो ऐसा कर सकती है, लेकिन उनकी मांगी गई कीमतें बहुत ज्यादा हैं, एड वुल्फ ने कहा। जो हमें आपकी तरफ लाता है, आपकी आमद डिवाइन ट्राइब के लिए बहुत अच्छी खबर है। मेरा ये भी मानना है कि ज़ीरो ओनग को मगरिब में एक ताकतवर पार्टनर की ज़रूरत होगी। चाहे अब बड़ी मिकदार में वसाइल फराहम करने के काबिल हूं, आपके पास उन्हें फ़रोख्त करने और तिजारत करने के लिए मतलूबा रवाबित नहीं है। जैसा कि एड वुल्फ ने इंकिशाफ किया था, उसने ज़ीरो ओनग की मुकम्मल तहकीकात की थी। अगरचे ज़ीरो ओनग बज़ाहिर खुशहाल नजर आता था, लेकिन ये बहुत से बहरानों से घिरा हुआ था। अभी गिल्ड को अपनी हिफाजत के लिए बड़ी तादाद में पैक आटर 3 माहिरीन की अशद ज़रूरत थी, वरना यह सिर्फ वक्त की बात होगी कि गिल्ड अपने ही बोझ तले दब कर बखर जाए। खुशकिस्मती से डिवाइन ट्राइब ज़ीरो ओनग को इस मसले का हल पेश कर सकता था। अब दुरुस्त कह रहे हैं, ज़ीरो ओनग को मगरबी बर्रे आज़म पर एक ताकतवर पार्टनर की ज़रूरत है और डिवाइन ट्राइब इस मेयार पर पूरा उतरता नजर आता है। ताहम मेरी एक दरख्वास्त है, सैफ अली ने कहा। वो एड वुल्फ के अंदाजे से बहुत ज्यादा इत्तेफाक करता था। इब्तिदाई तौर पर उसने अलिफाजवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ इत्तेहाद करने पर गौर किया था, लेकिन इसके पास पहले ही अहम बर्रे आज़मों के दरमियान सफ़र करने की अहलियत। चाहे साइलनेट वंडर उसके लिए इत्तेहाद पर बातचीत करे, इसे सिर्फ महदूद फ़वाइद हासिल होंगे। दरख्वास्त तजस्सुस से एड वुल्फ ने बात जारी रखी। बराकरम, मुझे बताएं, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। ये सादा है। मुझे मगरिबी बर्रे आज़म पर एक शहर कायम करने की ज़रूरत है। अगर डिवाइन ट्राइब इस सिलसिले में मदद करने को तैयार है, तो यह मगरिब में ज़ीरो ओनग का वाहिद इत्तेहादी होगा, सैफ अली ने संजीदगी से वादा किया। आज के चैप्टर्स यहीं ख़त्म होते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। नए और ज़बरदस्त चैप्टर्स के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।